यह एक शांत अंधेरी रात है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जहां सिर्फ एक कमरे में अभी भी रोशनी जल रही है। एक युवा व्यक्ति अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है, अपना सिर पकड़े हुए। हंसी रोकने की कोशिश में उसका चेहरा सिकुड़ गया है। फिर वह अपना सिर पीछे फेंक देता है, जोर से हंसता है और उत्साह में चिल्लाता है, अंततः मैंने यूसु को पकड़ लिया है। ये सचमुच एक 6 स्टार रेयर कार्ड है। उस नौजवान ने उत्साह से माउस क्लिक किया। मुझे जल्दी से इसे पोस्ट करके थोड़ा दिखावा करना होगा। स्क्रीन पर यूसु का कैरेक्टर कार्ड है, एक बहुत खूबसूरत और आकर्षक लड़की। नीचे जोश में कमेंट्स की झड़ी लग जाती है। फर्स्ट, चेरी पॉप, वाइफू, मैं घूर रहा हूँ, जरा आपकी आईडी तो देखो। समझ जाओ, मामला साधारण नहीं है। मैं तो 3 किलो नींबू लेकर बैठा हूँ। फटते अंगूर। जेपीजी पर फिर से न्यूबी बन रहा है। कितना परेशान करता है। वो मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर जून सियांग है। वो आईडी कितनी जानी पहचानी लग रही है। ऊपर वाले को रिप्लाई, तुम्हें कैसे नहीं पता? वो इस गेम में एनपीसी से रोमांस करने और कैप्चर गाइड्स निकालने वाला पहला प्लेयर है। हर कैरेक्टर कैप्चर गाइड में उसका नाम है और ज्यादातर में वो नंबर 1 है। कहानी हमारे मेन कैरेक्टर के एक मोनोलॉग से शुरू होती है। मेरा नाम लियू युआन है और मैं देशी शेनशिया गेम शियांग्योंग का अनुभवी खिलाड़ी हूँ। यह एक देशी शिनशा मोबा है, या यूं कहें, एक बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। यह शन 2 यू गेम कंपनी का इकलौता गेम है। दूसरे बड़े पैमाने पर बने घटिया गेम्स के उलट, इस गेम के ग्राफिक्स बेहद नफीस हैं और डिजाइन टॉप टियर प्रोफेशनल है। और सबसे जरूरी, एनपीसीज की एआई गणनात्मक क्षमता सचमुच आसमान को चुनौती देने जैसी है, जिससे यह लगभग एक परफेक्ट ओपन वर्ल्ड बन जाता है। शेनशिया और मैं, मेरी सबसे बड़ी हॉबी शियांग्यांग की दुनिया की लड़कियों को कैप्चर करना है। लियू युआन ने सोचा कि पहला 6 सितारा कैरेक्टर तो बस शुरुआत है। हालांकि यूसु का यह वर्जन सबसे ताकतवर था। नई यात्रा शुरू करने के लिए उसे गेम में नया कंटेंट आने तक इंतजार करना होगा। अचानक उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर छलांग लगा देगा। लियू युआन ने दिल थाम लिया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। ओह, क्या हो रहा है? एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसे फर्श पर हांफते देखा गया। तभी एक अजनबी आवाज गूंजी, स्वागत है। हैरत की बात, वह आवाज गेम की कैरेक्टर यूसु की थी। वह स्क्रीन से बोली, लॉर्ड जुनशियान। इस वक्त लियू युआन आंखें कसकर भींचे, पसीने से लथपथ, बहरकत पड़ा था। फिर दृश्य बदलकर एंटीक स्टाइल फर्नीचर वाले एक कमरे में आ जाता है। कमरे में 2 लोग हैं और एक अजीब नीली रोशनी उस युवक के चारों ओर उड़ रही है। फिर वह सीधे उसके माथे के बीचों बीच समा जाती है। वह युवा और कोई नहीं, लियू युआन ही था। वह तुरंत उठ बैठा। उसका शरीर तन गया था, जैसे उसमें कोई बड़ा बदलाव आया हो। लियू युआन ने घबराकर चारों ओर देखा। मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया? अचानक पास खड़ी लड़की रोने लगी और उसे पुकारने लगी, सिसक, सिसक, हाई जुनशियान। वो लड़की सिसक रही थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। यह सुनकर लियू युआन चौंक गया। भाई जुनशियान, इसे मेरा गेम आईडी कैसे पता? उसने उस लड़की को गौर से देखा, और यह चेहरा भी कहीं देखा हुआ सा लगा। लियू युआन ने सोचा, उसका छोटा सा चेहरा, बुरी तरह रोता हुआ। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं यह सीन अतीत का तो नहीं, उस समय का जब लियू युआन अपनी ही दुनिया में था। तभी स्क्रीन से एक लड़की की आवाज आई, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूं। क्या यह सच है? क्या यह वाकई सच है? स्क्रीन के बाहर से उसने खुशी खुशी जवाब दिया, बिल्कुल सच है। उस वक्त स्क्रीन पर जो लड़की थी, वही अब उसके सामने खड़ी थी। अब वह एक सवाल पूछ रही थी, 1 तिल, 2 तिल, 3 तिल। ठीक है, तो बताओ मेरे शरीर पर कितने तिल हैं? लियू युआन ने आसानी से जवाब दिया। जवाब था 3। एक चेहरे पर, एक गर्दन पर और एक वहां। उसे फौरन अपनी हालत का एहसास हुआ। क्या मैं सचमुच गेम में आ गया हूं? लियू युआन ने याद करने की कोशिश की। याद है, वह गुशिन है, बिगिनर विलेज जू विला के विला मास्टर गो फेई दाओ की सबसे छोटी बेटी। एना, वह शिन्या में मेरी पहली कैप्चर की गई एनपीसी थी। उसे ससकते देखते हुए, आई जून क्रिस्टियन। वे लोग कल आ रहे हैं। अब से लियू युआन का नाम बदलकर जून क्रिस्टियन हो गया है। जून क्रिस्टियन का ध्यान नहीं था, वो अपने ही ख्यालों में खोया था। अगर मैं शांग्यांग में आ गया हूं, तो गेम सिस्टम भी यही होना चाहिए, है ना? उसने उसे बुलाने की कोशिश की। प्रकट हो स्किल बार। उसकी कल्पना के विपरीत कुछ नहीं दिखा। जुन शियान हैरान रह गया। ये क्या है? क्या मैंने गलत कहा? इक्विपमेंट बार, आइटम बार। वो पीला पड़कर सिर खुजलाने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सिस्टम ही नहीं? उसे देखकर उसने चिंता से पूछा, भाई जुनशियान, क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है क्या? जुनशियान हैरान था। गुशिन, क्या उसे मेरी चिंता है? उसने अपने आप से सोचा, मुझे याद है, गुशिन एक घमंडी युवती मानी जाती है। शुरुआत में वह किसी खिलाड़ी के इतनी करीब नहीं होती। अचानक एक सूचना पैनल प्रकट हुआ। गुशिन, स्टेटस बार, पसंद स्तर 50, मृत्युता का परिवर्तनीय। जुनशियान ने सोचा,
फेवरेबिलिटी सिस्टम तो अब भी है, यह तो मैक्स पर भी है। शांग्यांग में कैरेक्टर फेवरेबिलिटी कुल 10 स्तरों की होती है। रेंज 50 से +50 तक है। हर 10 पॉइंट एक स्तर दर्शाते हैं, यानी कुल 10 फेवरेबिलिटी लेवल। असंगत, समान विचार, पहली नजर में नफरत, साथ साथ बूढ़े होना, घर्षण से दुश्मनी, शाश्वत प्रेम की प्रतिज्ञा, असमाधे दुश्मन, मृत्यु तक अटल, गहरी जमी नफरत। फेवरेबिलिटी के स्तर के मुताबिक रिश्ता चरणबद्ध बदलता है। चिन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है, भाई अभी बहुत कठिन स्थिति में है। उसने कहा, जुआइवा डेन एक साधना संप्रदाय है, जबकि जू विला मार्शल वर्ल्ड की ताकत है। हम उनसे लड़ ही नहीं सकते। जुन शियान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाया। जुन शियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दी। मुझे पता है, डरो मत, उसने मन में सोचा। आखिर ये वही लड़की है जिसे मैंने पकड़ा था। जुन शियान शर्माते हुए शिन को देखता है। वो पहले ही रोकर गिड़गिड़ा चुकी है। अचानक वो उसकी बाहों में आ गिरी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं केवल भाई जुन क्रिस्टियन से ही शादी करना चाहती हूँ। 2 बार उसके सीने से कसकर लगे देख। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उफ, ये तो सच में। शिन उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जून शियान ने उसे उठाया और मुस्कुराया। वह रोते रोते सो गई। वह धीरे धीरे बिस्तर की ओर चला। जून शियान ने सोचा, जूविला में शुरुआती विवाह रद्द इवेंट ही पहला प्लॉट पॉइंट है। फिर उसने थकान से आह भरी। सब कुछ फिर से पटरी पर आ गया है, लेकिन अब मुझे ठुकराए गए पुरुष नायक का सामना करना है, जो एक सिरदर्द है। जूविला के विवाह रद्द करने वाले इवेंट में जूविला के मास्टर की बेटी गुशियन और शुए परिवार के शुए तुई की बचपन से सगाई थी। शुए तुई शुए परिवार का एक जीनियस था, लेकिन बाद में अनुचित आचरण के कारण उसका दंत्यन नष्ट हो गया और निकम्मा बन गया और सगाई भी तोड़ दी गई। लेकिन फिर शुए तुई अचानक से साधना संप्रदाय शुए वेडिन का शिष्य बन गया और एक बार फिर से विवाह प्रस्ताव लेकर लौट आया। लेकिन गुशिन की उससे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके कारण घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई और विला के भीतर छिपे रहस्यों को धीरे धीरे उजागर किया गया। यही इस ब्लू ब्लड कहानी की मुख्य प्लॉट लाइन है। मैं खेल की कहानी इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं किरदारों को कैप्चर करना चाहता था। जुन शियान ने झुंझलाकर कहा, लेकिन मुझे आखिरकार लड़ना तो पड़ेगा। क्यों ना मुझे कॉम्बैट सिस्टम ही दे दो, कम से कम मैं थोड़े सेफ्टी में रहूं। मैं सिर्फ एक फेवरेबिलिटी सिस्टम के साथ क्या करूं? तभी एक सूचना सुनाई दी। फेवरेबिलिटी सिस्टम सक्रिय हो रहा है। अचानक जुन शियान के सामने एक चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ। सूचना पैनल फैल गया और शियांग्यांग कैरेक्टर हैंडबुक दिखा दी। उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया कि इसने सच में कैरेक्टर हैंडबुक भी निकाल दी। जुन शियान ने सीन के कार्ड पर टैप किया और कहा, मैं सिर्फ गु शियन की स्थिति देख सकता हूँ। शारीरिक क्षमता 8, मूल अस्थि 12, शक्ति 10, फुर्ती 10, आध्यात्मिक शक्ति 5। पात्र गु शियन, महिला, चिंतित, ट्राइक मून, लाडली गोल्डन डॉटर नश्वर, मेरिडियन ओपनिंग। 7वां चरण। जुन शियान ने सोचा, जैसा उम्मीद थी, कार्ड से मिलने वाला स्टैट बूस्ट बहुत छोटा है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए यह बेहद जरूरी है। नोटिफिकेशन पैनल आगे बोला, इक्विप करें। नहीं। उसने तुरंत हाँ पर दबा दिया। मैं एक को लगाकर असर देखता हूं। तुरंत बाद ससराहट हुई। अजीब सी प्रकाश धारा सीधा जुन शियान के सीने में घुस गई और हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा। हो गया। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या सच में इक्विप हो गया? उसी वक्त बिस्तर पर पड़ी वह कराह उठी। वो बहुत असहज दिख रही थी। जुन शियान ने मनी मन सोचा, क्या वह कपड़ों में सोकर असहज है? यह सोचकर उसने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं बस उसके कपड़े उतारने में मदद कर रहा हूं, घबराना मत। इस समय वह सिर्फ एक छोटे दूधों और नन्हे शॉर्ट्स में थी। जुन शियान ने जल्दी से कंबल ऊपर खींचा, खुद से कहा, शांत रहो, ये तो बस ब्रा और पैंटी जैसा ही है। जल्दी उसे ढक दो। उसने मुड़कर राहत की सांस ली। जुन शियान ने सोचा, रात हो चुकी है। कोई गलत ना समझे, इसलिए मुझे जल्दी से कमरे में लौटना होगा। कहीं कोई मुझे ठरकी ना समझ ले। अभी अभी तो यहाँ आया हूं। फिर वह भागने के लिए खिड़की से बाहर कूद गया। हवा में गिरते हुए उसे एहसास हुआ कि वह कितनी ऊंचाई पर है। जुन शियान डर के मारे चीख पड़ा, 3री मंजिल। तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्या मैं इसके कारण मर जाऊंगा? फुर्ती से उसने कई पलटियां खाई और बढ़िया तरह से लैंड किया। जुन शियान ने ऊपर देखा। हतप्रभ, मैं ठीक हूं। क्या वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन था? वह तुरंत खुश हो गया। कार्ड के आंकड़े ही नहीं जुड़े, इसका असर भी है। अचानक छत से किसी ने उसे पुकारा, अरे जुन शियान, आधी रात बीत चुकी है। यहाँ क्या कर रहे हो? जुन शियान ने चौंकर सिर घुमाया। कौन है वहां? छत पर बैठी जो आकर्षक महिला थी, वो फू वान थी।
फेवरेबिलिटी 30, अनंत प्रेम की शपथ। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। हुआन, बिगिनर्स गाइड एनपीसी। शियांगयांग में वही एनपीसी है जो पहाड़ों की गहराइयों से घायल खिलाड़ियों को उठा लाती है। हुआन ने हाथ बढ़ाकर नरमी से कहा, मेरे साथ चलो। शुरुआती चरण की क्वेस्ट भी हुआन ही देती है, बिल्कुल किसी गेम की सुंदर पोस्टर गर्ल की तरह। हुआन जुनशियान को घूर रही थी। उसने मुंह फेरकर जवाब दिया, नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकल आया। जुनशियान ने जिज्ञासा से पूछा, और आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? हुआन जमीन पर उतरी, फिर बोली, हाल में विला में बहुत कुछ हो रहा है। मौके का फायदा उठाने वाले उपद्रवियों को रोकने के लिए मैं जांचने आई हूँ। जुनशियान ने आह भरी और सोचा, हुआन का स्वभाव घमंडी है। ये बात शियांगयांग के सभी खिलाड़ियों को पता है। तो यहाँ मुझे। फिर उसने कहा, या फिर तुम मेरी चिंता में यहाँ पहरा दे रही थी? हुआन शर्माकर मुंह फेर गई। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही थी। यह तो विला की अतिथि बुजुर्ग की जिम्मेदारी है। जुनशियान ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक वाली सुंदर पर्सनालिटी। उस वक्त मुझे लगता था कि पोस्टर गर्ल को इतना देख लिया है कि उसे पाने की इच्छा ही नहीं रही। फिर वह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, खैर, धन्यवाद। हुआन शर्मा गई और हाथ हिलाकर जुनशियान को हटने का इशारा किया। अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी से अपने कमरे में लौट जाओ। कुछ हुआ तो तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। फेवरेबिलिटी, अनंत प्रेम की शपथ 32। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की, मेरे अलावा। यह सुनकर जुनशियान को लगा जैसे क्यूपिड का तीर लग गया हो और उसे पछतावा हुआ। हुआन वाकई इतनी प्यारी है। मैंने इसकी फेवरेबिलिटी मैक्स क्यों नहीं की? इतना अफसोस। थोड़ी देर बाद उसने मोमबत्ती जलाई। जुनशियान अपने कमरे में लौट चुका था। उसने बिस्तर की ओर देखा, कुछ देखकर चौंक गया। वह भागकर गया और उस पर रखी किताब उठा ली। पढ़िया, बिगिनर्स कल्टीवेशन मैनुअल अब भी यही है। उसने किताब उठाकर उसका अध्ययन किया। यह शियांगयांग की सबसे पूरी गाइड है। यह न सिर्फ बुनियादी साधना मैनुअल है जिसमें ढेरों उपयोगी टिप्स ट्रिक्स हैं, बल्कि एक सर्वसमावेशी बिगिनर्स गाइड भी है। यह मुख्य सुराग से जुड़ा एक चौंकाने वाला राज भी छुपाती है। फिर जुनशियान ने पन्ने पन्ने पलटे और अचानक चौंक गया। मैं तो यहाँ लिखी बातों को साफ साफ पढ़ पा रहा हूँ। क्या ये ट्रांसमाइग्रेटर्स के लिए परफेक्ट है? जुनशियान तुरंत बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। मुझे इसे जल्दी आजमाना चाहिए। जैसे ही उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा चलाई, उसके चारों ओर हल्की हल्की ची की धाराएं घूमने लगी। यह ची धीरे धीरे खिड़की से बाहर बह गई। उसी समय पुआन एक पेड़ की डाल पर बैठी कुड़ रही थी। वह छोटा शरारती गु परिवार की युवती के कमरे से छलांग लगाकर निकला। क्या उसे लगता है मैंने देखा नहीं? उसने झुंझलाकर कहा, अरे बेवकूफ की तरह गर्दन बाहर मत निकालो। उन साधकों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अचानक पुहुआन की आंखें फैल गई। कुछ तो ठीक नहीं। फिर उसने सिर खुजलाया। मैं इसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हूं? फेवरेबिलिटी, अनंत प्रेम की शपथ 34। अगले दिन तड़के जुनशियान अब भी वही बैठा आंतरिक ऊर्जा चला रहा था। दरअसल वह ऊँग रहा था। ट्रेनिंग तो हो ही नहीं रही थी। जुनशियान लड़खड़ाया और उसका सिर लकड़ी के खंभे से जा टकराया। उसने अपना सिर सहलाते हुए चिल्लाया, आउच, 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 ये आउच। जुनशियान ने खिड़की से बाहर आश्चर्य से देखा और मन में सोचा, अरे, सुबह हो गई। अनुकूलता सिस्टम के अलावा बाकी गेम सिस्टम भले गायब हो गए हो, लगता है कुछ मैकेनिक्स अब भी एक्टिव हैं। जुनशियान खड़ा होकर अंगड़ाई लेते हुए बोला, जैसे कि मैं ध्यान करके अनुभव पा सकता हूँ। मैंने आधी रात में अपनी ची को सफलतापूर्वक प्रवाहित किया और ची शोधन के पहले स्तर में प्रवेश किया। किसी प्लेयर के लिए यह काफी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन इस दुनिया में डर है कि इसे भी बेजोड़ जीनियस की रफ्तार माना जाएगा। फिलहाल मैं ची शोधन के पहले स्तर पर हूं, फिर भी ये बहुत धीमा है। मेरी मौजूदा ताकत से तो आगे की कहानी के डेवलपमेंट के साथ चल पाना मुमकिन नहीं। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, क्या मैं बस एक्सपी के लिए मुर्गियां बतखे मार दूं? गेम में तो करता था। अब ऐसा किया तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तरीका ढूंढना जारी रखो जुनशियान। अगर जल्दी लेवल अप करना है तो बस उसी एक्सपीरियंस बुक पर भरोसा कर सकता हूँ। सिस्टम शॉप गायब है और लॉगिन रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। कोई और होता तो हार मान लेता, पर मेरे पास अभी भी एक्सपी है। एक्सपीरियंस बुक एकांतवासी शी चियन के एक कार्य से है। इसकी आभा भव्य है, शक्ति शानदार और उत्कृष्ट। इसकी कलात्मक अवधारणा शिखर पर है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल है। यह आत्मा और शरीर को मिलाने में मदद करती प्रतीत होती है। चेतना का एक अद्भुत सागर। जुनशियान चकित हुआ, एकांतवासी शिएचियन। वह अचानक बोल पड़ा, मिल गया। पात्र शिएचियन, लिंग पुरुष, उपाधि एकांतवासी, 1000 साल तक चैन से न बैठने वाला आदमी। स्तर मर्त्य, निम्नलिखित स्थिति सामान्य। साइड एट्रीब्यूट्स अभी जांचे नहीं जा सकते। इक्विप कार्ड बोनस स्वयं के लिए फिलहाल इक्विप नहीं किया जा सकता। फिर जुनशियान आत्ममुग्ध होकर हंसा, सोचा भी नहीं था।
मैंने तो इस बंदे को भी नहीं छोड़ा। ओसो कॉल्ड एक्सपीरियंस बुक। मैं सीधे उसके क्रिएटर के पास जाऊंगा। ये असल में टॉप अप से मिला कार्ड है। उसने तलवार उठाई। जुनशियान उत्साह से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चलो। जैसे ही बाहर निकला, उसका सामना फू हुआन की नेचुरल कर्व से हुआ। जुनशियान ने ऊपर देखा। वह ऐसा मास्क पहने थी जो पूरा चेहरा ढक रहा था। तब उसे याद आया, मैं तो पूरी तरह भूल गया था। गेम की पोस्टर गर्ल पहली बार आते ही मास्क पहनती है। फू हुआन ने जुनशियान को शक से देखा। हम मुझे लगता है तुम कल जैसे नहीं हो। उसने गाल खुजलाया। है क्या? ऐसा है। हुआन ने हाथ झाड़ते हुए बात शुरू की। मुझे लगा कि कल तुम शर्म, उलझन और बेचैनी का एक गुच्छा थे, इसलिए मैं देखने आ गई। ओह, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। बस इतना कि तुम वही हो जिसे मैंने बचाया था। तो मैं बस अंत तक देख रही हूँ। जुनशियान हैरान रह गया। क्या वह मेरे बारे में चिंतित है? फिर बोला, मुझे याद आया। मैंने टाइगर फोम पर्वत पर बढ़िया शराब का एक जार दफनाया था। वापस आकर उसे खोद निकालूंगा। साथ में पियेंगे। हुआन की पसंदीदा चीजें, मार्शल आर्ट्स और बढ़िया शराब। हुआन ने शर्माकर मुंह फेर लिया और चेतावनी दी। टाइगर फोम पर्वत खूंखार जानवरों से भरा है। शराब खोदने से पहले ही तुम किसी जानवर का निवाला बन जाओगे। इससे अच्छा सराय से एक जार खरीद लो। जुनशियान का दिल धक से रह गया। ओ माय, सुंदेरे सुंदेरे। उसने फिर उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। जल्दी करो और जाओ। जाते जाते भी वह अगली बार साथ पीने का वादा करना नहीं भूला। जुनशियान ने उत्साह से योजना बनाई कि अभी और भी काम है, पर पहले मुझे मौजूदा प्लॉट के सुरागों को पक्का करना है। इस समय वह गुविला के मुख्य हॉल के बाहर दबे पांव खड़ा था। जुनशियान ने सुनने के लिए कान तान दिए। एक तीखी चीख सुनाई दी। यह शादी मैं इसे नहीं करना चाहती। उसने तुरंत पहचान लिया। वह आवाज सीन की है। इस समय गुविला के मुख्य हॉल में बहुत लोग इकट्ठा थे। सीन ने हिम्मत से घोषणा की, मैं मर भी जाऊं तो भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी। इसके बारे में सोचना भी मत। एक आदमी ने उसकी ओर उंगली उठाकर पलट कर कहा, यह शादी होगी या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। फिर वह मुड़ा और बिला मास्टर गू से पूछा, आपकी क्या राय है? पेईदाओ ने अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए धीरे धीरे कहा, अगर यह मेरी बेटी की ही इच्छा है तो मैं, एक बूढ़ा आदमी, उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। कृपया आप सब लौट जाएं। रोंग झांग ने पंखा झटके से खोला और जोर से कहा, विला मास्टर गू, मैं आपको सलाह देता हूं कि शुआयुआ डेनवर से दुश्मनी के नतीजों के बारे में अच्छी तरह सोच ले। पेईदाओ फिर भी अडिग रहे। हालांकि मैं बूढ़ा हूं, मैंने एक बार अपने हाथों से एक और फॉर्मेशन साधक को मार डाला था। यहां तक कि अगर शुदिन का कोई बुजुर्ग यहां होता तो उसे भी मुझे कुछ सम्मान देना पड़ता। वह गुस्से में था। तुम जैसे एक जूनियर ने केवल कुछ बुनियादी चीजें ही सीखी हैं। तुम्हें मेरे सामने दूसरों को डराने धमकाने की हिम्मत कहां से मिली? पेईदाओ ने हाथ झटका और सीधा लोंग झांग की ओर ऊर्जा की लहर छोड़ी। हमला अचानक था। वह संभल नहीं पाया और बस दांत भींचकर बचाव ही कर सका। पेईदाओ की शॉक वेव और फैलती गई। वह लहर वहां बैठी एक लड़की की ओर बढ़ रही थी। वह बस शांति से अपनी चाय पीती रही, चेहरा भावहीन, पेईदाओ के हमले से बेअसर। खिड़की के बाहर से झांक रहे जुनशियान दंग रह गए। ये लोग ऐसी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो बहुत उलझन में था। यह मूल कहानी की तरह नहीं हो रहा है। लोंग झांग अब भड़क कर चिल्लाया, सिर्फ एक तुच्छ नश्वर, इतनी गुस्ताखी कैसे? फिर वह आगे झपटा, मेरा दाव देखो। पेईदाओ ने दो उंगलियां मिलाई और मंत्रोच्चार पर ध्यान केंद्रित किया। लोंग झांग तेजी से उसके करीब उड़ाया। जैसे ही दोनों तरफ से मुट्ठियां टकराईं, जुनशियान घबराकर अंदर जा घुसा। यह बुरा है। यह खतरनाक देखकर लुंग झांग ने अजनबी को देखा और चिल्लाया, कौन यहां घुसने की हिम्मत करता है? उसने अपने हमले की दिशा बदलकर जुनशियान की ओर कर दी। जी विला, वाकई कुछ खास है। हाँ, तुम्हारे पास ऐसे गुप्त शिष्य भी हैं। लुंग झांग की झटका लहर एक चौड़े चाप में फैल गई। पल भर में जमीन टूट बिखर गई। धूल के घने गुबार से जुनशियान को बाहर कदम रखते देखा गया। वह मलबे के बीच बेखौफ खड़ा था, पूरी तरह सुरक्षित। लुंग झोंग यह देखकर हैरान रह गया। यह कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक साधारण इंसान मेरे हमले से बच गया। सीन खुशी से चिल्लाई, आई जुनशियान, क्या आप मुझे बचाने आए हैं? शियानरुंग ने भी उत्सुकता से अपना घूंघट उठाया। क्या वह जुनशियान है? उसे देखकर जुनशियान ने राहत की सांस ली। शुक्र है निंग शियानरुंग भी यहाँ है, नहीं तो मेरा तो काम तमाम था। चरित्र निंग शियानरुंग का परिचय। शारीरिक संरचना 128, मूल अस्थि 90, शक्ति 112, शरीर 134, आत्मा शक्ति 322। चरित्र निंग शियानरोंग। लिंग महिला। उपाधियां दर्पण में फूल, पानी में चांद, नश्वर लोक का अप्राप्य सुंदर सपना। स्तर अमरदाओ, कोर फॉर्मेशन, दूसरा चरण। स्थिति सामान्य। जुनशियान ने सिस्टम को आदेश दिया, इक्विप, मेरे लिए सब कुछ इक्विप करो। एक सूचना बजी। चरित्र विशेषताएं उन्नत हो गईं। रूट बोन 5.45, स्पिरिट पावर 5.161, बॉडी 5.67,
इसी पल लोंग झांग की शॉक वेव जुन शियान तक पहुंचने वाली थी। उसने फुर्ती से मुड़कर उसे चकमा दे दिया। जुन शियान ने संकोच में अपना सिर खुजलाया। माफ करना, आप सबको खलल डाल दिया। अंदर ही अंदर उसका दिल चिंता से जल रहा था। क्या मैं पागल हूं? अचानक क्यों दौड़ पड़ा? कहानी का अगला हिस्सा तो पक्का बेहद खौफनाक होगा। तभी शियानरोंग बोल उठी। जुन शियान, सच में तुम ही हो? अचानक वह दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। जुन शियान, तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। बाकी तीनों के चेहरे पल भर में सदमे से जम गए। जुन शियान बहुत उलझन में था। तेरे की नहीं यार, क्या वह सच में वही शर्मिली शियानरोंग है? अब तो बातें और उलझेंगी। इस शियानरोंग सुबकते हुए कहानी सुनाने लगी। 3 साल पहले तुम बिना एक शब्द कहे चले गए थे। तब से मैं तुम्हें ही तलाश रही हूं। मैंने सोचा था इस जन्म में तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जुन शियान ने मन ही मन सोचा। निंग शियानरोंग, शुए वेई डैन की नायिका, दूसरे चरण की कोर फॉर्मेशन साधिका, जुएट डेनबर की भावी उत्तराधिकारी, साधना जगत की नंबर 1-2 सुंदरियों में से एक। अफसोस, आगे चलकर इसकी शक्ति अपर्याप्त रहती है। इसके कुल आंकड़ों के लिए 4 स्टार रेटिंग सबसे ठीक है। और मुंह फुलाकर शिकायत करने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहां फिर देखूंगी। तुम बेशम चोर। तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे, लेकिन आखिर में यूं ही चले गए। शियानरोंग ने दृढ़ता से कहा। इस बार मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगी। फिर उसने जुन शियान की कलाई पकड़ ली। उसने जल्दी जल्दी समझाया। रोंग रोंग, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। उस वक्त मेरे पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। दिल ही दिल में उसने सोचा, असल में मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों चला गया था। एवेबिलिटी सिस्टम ही मेरी जिम्मेदारियां मेरे लिए निभा गया होगा। जुन शियान ने शियानरोंग को देखते हुए सोचा, वैसे भी इसे पाने का मेरा तरीका कुछ खास शरीफ नहीं था। कुछ ही देर में आसमान धीरे धीरे अंधियाने लगा। शियानरोंग को एक धारा के किनारे शर्माते हुए स्नान करते देखा गया। अच्छा है कि आसपास कोई नहीं है। अब मैं आखिरकार चैन से नहा सकती हूँ। संप्रदाय में हाल कैसे है? चट्टान के पीछे जुन शियान ने एक योजना बनाई। अगर मुझे इस तरह की शुद्ध और महान चरित्र को पाना है, तो मुझे मौका देखकर, जब वह नहा रही हो, उसके कपड़े चुरा लेने होंगे। उसका पैर गलती से एक पत्ते पर पड़ गया और आवाज हुई। शियानरोंग ने चौंक कर सिर घुमा लिया। उसने अपने शरीर को हाथों से ढककर चिल्लाई, बेशर्म चोर, मेरे कपड़े वापस दो। जुन शियान ने जल्दी से अपना चेहरा ढककर कहा, नहीं मिस, आप गलत समझ रही हैं। और आप पानी में हैं। शियानरोंग शर्माकर पानी में छिप गई। मत देखो। फिर उसने चिल्लाई, वो मेरे कपड़े हैं। मुझे मेरे कपड़े वापस दो। जुन शियान के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं गलती से उठा लाया था। ये लो। उसके बाद शियानरोंग ने कपड़े पहने। वह चुपचाप खड़ी रही। उधर जुन शियान अभी भी चट्टान के पीछे छिपा था। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मन में सोचा, इस घटना के बाद मेरी और निंग शियानरोंग की नजदीकियां बढ़ती गई और आखिर मैंने उसे पा लिया। फिर जुन शियान को भी अपराध बोध हुआ। ये सब किया तो मैंने ही था, पर अब सोचता हूं तो मैं सच में बड़ा घटिया था। उसी पल सीन बहुत गुस्से में थी। हुम्फ, नीच जुन शियान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसने सोचा, भाई जुन शियान इसे कैसे जानते हैं? सीन ने फिर आकर जुन शियान और शियानरोंग को अलग कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। उसने उसका बांह पकड़ ली और हक जताया। भाई जुन शियान मेरे हैं, और आगे भी वह सिर्फ मेरे ही होंगे। अचानक एक आवाज गूंजी। तुम लोग ये कौन सा तमाशा कर रहे हो? फिर वही घमंडी लॉन्ग जॉन। उसने लकड़ी की बीम तोड़ दी और अब भी बकवास कर रहा है। ये आदमी कौन है? लोंग झांग ने सीनियर सिस्टर निंग से पूछा। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? डोंग डोंग ने रूखेपन से जवाब दिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। पान ह्यूयन ने फिर कहा। डुंग डुंग, हम बाद में बात करेंगे। हत्या की नीयत छलकाते हुए लोंग झांग बोला, मुझे देखना होगा कि तुम असल में किस चीज के बने हो। फिर उसने पंखा फैलाया और चिल्लाया, आज तो तुम्हें मार कर ही रहूंगा। पान ह्यूयन ने मन ही मन अपनी गणनाएं फुसफुसाई। मेरे चरित्र के हाल ही में अपग्रेड हुए गुण उस बंदे से निपटने के लिए काफी होने चाहिए। भले वह अभी मुझसे मजबूत है, पर अब मुझे बस अपनी स्किल्स में महारत हासिल करनी है। उसने तलवार खींची और खुद से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पान ह्यून ने अपनी चमकती धार उठाई और ललकारा, अपनी चाल चलो। लोंग झांग आगे बढ़ा। मर जाओ। क्वान हुइन ने शांतिपूर्वक मन ही मन सोचा। आओ, ट्रांसमाइग्रेट होकर शियांग्यांग आने के बाद मेरी पहली लड़ाई। शियांग्यांग। लोंग झांग ने अपना पंखा घुमाया और चिल्लाया, मर जाओ। उसने गुआन हुआन की ओर ऊर्जा के धमाके छोड़े। वह भी दौड़ा, अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, यह सो सेवेरिंग वाटर क्लाउड। क्वान हुइन ने मन ही मन गणना की और हरी धुंध को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें अनगिनत छोटी सुइयां लिपटी थी। एक हमला पल भर में आ सकता है। वह तुरंत बचने के लिए हरकत में आया, ऊपर कूदकर उसे टाला। मुझे यह लगने नहीं देना। क्वान हुइन झुककर एक तरफ उड़ गया। लोंग झांग चिल्लाया, बहुत खूब। अब देखता हूं तुम इससे कैसे बचोगे। उसने पंखा घुमाकर अपनी चाल का नाम पुकारा, जेड वाटर गॉड स्वॉर्ड। क्वान हुइन ने बचने के लिए बहुत तोल सेवेरिंग वाटर क्लाउड के बाद जेड वाटर गॉड स्वॉर्ड का सामना करना तय है। हमले की रफ्तार सुपर फास्ट है। नए खिलाड़ी आमतौर पर यही मर जाते हैं।
लुंग जोंग जिद पर अड़ा रहा और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं कि तुम फिर से मेरे हमले से बच पाओगे। क्वान हुइन हवा की तरह दौड़ा, लगातार उसके हमलों से बचते हुए। जैसा कि सबसे तेज आक्रामक रणनीति गाइड में कहा गया है, ज्यादातर खिलाड़ी बस इधर उधर बचते फिरते हैं, लेकिन असल में इसे निपटाने का एक और तरीका है। हमले का मुकाबला करने के लिए तलवार घुमाते हुए उसने सोचा, चाहे धुंध हो या उसके भीतर छिपी सुइयां, इन सब में एक घातक कमजोरी है, ये बहुत हल्की है। पान हुइन ने गौर से देखा और समझा कि नक लॉन्ग ट्रॉन्ग को जमीन पर एक जगह स्थिर खड़ा रहना पड़ता है। वो अपने पंखे से लक्ष्य की दिशा साधता है। यह बात उसने मन ही मन तौली। इस समय मुझे बस जल्दी से एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल्स छोड़नी है और साथ ही पैदा हुई ऊर्जा से धुंध बिखेरनी है। मैं तो नाक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग को कोने में घेर भी सकता हूँ। उसी समय क्वान हुइन ने तलवार घुमाई और चाल पुकारी, स्विफ्ट विंड टायरेंट ब्लेड। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, विंड ब्लेड स्वॉर्ड। क्वान हुइन ने तलवार आसमान की ओर उठाई और एक भयंकर बिजली का वार इन डायरेक्शंस मूव छोड़ दिया। उसने बिजली का वार सीधे आगे दागा। लाउड वेव विंड सर्ज, क्वान हुइन चिल्लाया, जिसे मैसिफिस्ट बीट्स द ओल्ड मास्टर टू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। लुंग झांग ने हमले को अपनी ओर लपकते देखा और दंग रह गया। यह तो वह घबराकर बचा। उसे क्लाउड लोटस माउंटेन का स्टॉर्म आर्मर ब्रेक कैसे आता है? क्या वह क्लाउड लोटस माउंटेन का शिष्य हो सकता है? एक तलवार का वार लुंग झांग के चेहरे को छूता हुआ निकल गया। नहीं, ये तो टायरेंट ब्लेड सेक की स्विफ्ट विंड टायरेंट ब्लेड है। वह तलवार से यह अंतिम चाल कैसे चला रहा है? वह दीवार से जा टकराया। दिमाग सवालों से भर गया। वह अलग अलग संप्रदायों के इतने सारे बेसिक मूव्स कैसे जानता है? वह तो वाटर मून नेस्ट की क्लाउड वेव विंड सर्ज भी चला रहा है। लुंग झांग स्तब्ध था। वाटर मून नेस्ट के बुजुर्ग भी इतने माहिर नहीं है। क्वान हुइन ने एक खिलाड़ी के तौर पर विजयी मुस्कान दी। मुझे हर संप्रदाय के सभी नए स्किल्स पता हैं। तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और मेज, कुर्सियां व बाकी सामान उड़ने लगे। टोंग डुंग ने फौरन एक अवरोध बना दिया ताकि खुद और सबको बचा सके। क्वान हुइन भी धूल और धुएं के घने बादल से फुर्ती से बाहर कूद आया। उसने लुंग झांग की ओर तलवार चलाई, लेकिन उसे उसके पंखे ने रोक दिया। क्वान हुआन ने ताना मारा, यो नजदीकी लड़ाई कैसी लग रही है? लुंग झांग तब नुकसान में था और पीछे की ओर धकेला गया। अचानक उसके पंखे से सुइयां निकली। सुइयां चक्कर देने वाली रफ्तार से क्वान हुइन की ओर उड़ गई और वह चौंक गया। समय पर प्रतिक्रिया न कर पाते हुए क्वान हुइन ने अपनी तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि सुइयों को रोकने के लिए एक ढाल बन गई। इस वक्त लुंग झांग बुरी तरह घबरा चुका था। इतनी नजदीकी दूरी पर यह कैसे मुमकिन है? तुम अब भी मेरी जेड वाटर गॉड स्वॉर्ड से कैसे बच रहे हो? क्वान हुइन हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हारी तकनीकें और हरकतें तो मेरी त्वचा पर खुदी हुई हैं। सिर्फ रिएक्ट करना काफी है। इसी समय रात के 2 बजे हम दौड़कर बाहर आई और खुश होकर चीखी, बड़े भाई क्वान हुइन कितने जबरदस्त हैं। वो उठकर लुंग झांग के पास गया और उसे चिढ़ाने लगा, क्यों अभी तो बड़े घमंडी बन रहे थे, अब क्यों नहीं उछल कूद रहे? चलो कूदो। फिर वह अचानक जोर से हंस पड़ा, हाँ, जब तुम अंदर आए थे तुमने 2M को पुकारा था, यह है ना? तब लुंग झांग सीधा क्वान हुआन के पास से निकल गया। उसने 2M को निशाना बनाया और हमला कर दिया। पर डर से चीखी, मदद, बचाओ। क्वान हुआन ने भी पुकारा, टुंग डुंग। तभी टुओंग डुंग ने आखिर अपनी चाल चली। उसने हाथ झटका और चाल पुकारी, वाटर मून ग्रोटो हेवन। नीली ज्वाला का विस्फोट हुआ। यह 2M के सामने एक अवरोध बन गया। जब लोंग झांग ने धावा बोला और अवरोध से टकराया तो धमाका हो गया। बस स्ट्रॉबेरी सिरप सा कुछ जमीन पर गिरता दिखा। वह अविश्वास में धम से गिर पड़ा। सीनियर सिस्टर, तुम किसी बाहरी की मदद कैसे कर सकती हो? इसके लिए तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। बाहरी? उसने कहा, वह बाहरी नहीं है। लुंग झुंग दंग रह गया। तो फिर वह कौन है? टोंग डुंग ने शर्माकर बताया, वह मेरा भावी पति है। वह तुरंत गुस्से में चिल्लाया, तुम, हिम्मत कैसे हुई? अचानक लुंग झुंग जोर से खांसा और खून उगल दिया। फिर वह मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। मां थसरे घबराकर चिल्लाया, सीनियर ब्रदर नक। वह भागकर आया और बोला, सीनियर ब्रदर नैक, आप ठीक तो हैं? लुंग झांग की सांस जांचते ही मां थसरे का हाथ ठिठक गया। वह दहशत में चीखा, वह मर चुका है। तुरंत सबके होश उड़ गए। क्या? क्वान हुइन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। आह, मैंने तो जानबूझकर उसकी जान बख्शी थी। एक रणनीति गाइड में नाक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग को मारने के अन्य तरीके लिखे हैं, और किसी को यूं गुस्से से मरते तो नहीं देखा। फिर वह जल्दी से समझाने लगा, अच्छा, यहाँ सब गवाही दे सकते हैं कि लड़ाई की पहल नाक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ने की थी। बेवजह मुझे जवाब देना पड़ा, और मैंने बहुत भारी प्रहार भी नहीं किया। भाई दाव के पास खड़े अधिकारी ने कांपते हुए कहा, हाँ हाँ, आप सही हैं। ये सच है कि आपको मजबूरन जवाब देना पड़ा। सहमे हुए अधिकारी ने अपने माथे का पसीना पोंछा। इतना बेरहम आदमी है। इस बार तो एक अमर संप्रदाय को नाराज कर दिया। जमीन पर पड़े लोगों को देख वो डर से कांप उठा।
अगर मैं किसी उस्ताद के पीछे छुपा न होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। यह बंदा आखिर किस बैकग्राउंड का है? अब क्वान हुइन की नजर मां थर्सडे पर पड़ी। ए क्या कर रहे हो? वह चौंका और लोंग झांग से अपना हाथ झट से खींचते हुए बोला, आ आ मैं तो बस अपने सीनियर ब्रदर की लाश उठाना चाहता था। यह सुनकर क्वान हुइन ने मन ही मन सोचा, ठीक है, मुझे पता है तुम दानव संप्रदाय के जासूस हो। फिर उसने लोंग झांग के अपराध गिनाए। नक लोंग प्रोंग जहर में माहिर था। उसके शरीर पर जरूर जहर छिपा होगा। आम दफन से जहर फैलकर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम उसके छोटे भाई थे, तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना? मां थर्सडे बोला, हाँ, पता है। मैं इसकी अच्छी तरह जांच करूंगा। क्वान हुइन ने हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब उसे यूं छूना बंद करो। फिर उसने फैसला सुनाया, सीधे सीधे कहता हूं, दाह संस्कार करो। मां थर्सडे का चेहरा पीला पड़ गया। दाह संस्कार? उसने दांत भींचते हुए सोचा, तस्क हरामी, मेरी राह में मत आना। क्वान हुइन ने अपना लहजा बदला। साधकों को करुणामय होना चाहिए। कोई शांत जगह ढूंढो, सीनियर ब्रदर की इज्जत बनी रहे। उसने सोचा, क्या तुम नक लोंगचुआंग को कठपुतली नहीं बनाना चाहते? घिरकर वहां थर्सडे को मानना ही पड़ा। ठीक है, जैसा कहो। क्वान हुइनहेन ने आगे कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें एक खजाना देता हूं। उसने एक छोटी चमकती तितली निकाली और दिखाया। यह स्पिरिट बटरफ्लाई जहर को फूटने से रोक सकती है और तुम्हारे लिए एक बार सह सकती है। तितली उड़कर ऊपर गई और मां थर्सडे के कंधे पर आ बैठी तो वह चिल्ला उठा, मायावी आत्मा तकनीक। क्वान हुइन ने निर्देश दिया, सही है, इसे संभाल कर रखना। कहानी में मां थर्सडे राक्षसा स्वर्ग द्वारा भेजा गया एक अंडरकवर एजेंट है जो दक्षिण मध्य महाद्वीप का सबसे बड़ा दानव संप्रदाय है, पॉटर मून नेस्ट में घुसपैठ करने के लिए। यह दानव संप्रदाय राक्षसा नामक 8 भुजाओं वाले देवता की पूजा करता है। कहा जाता है कि यदि वह पुनर्जन्म ले तो दुनिया में विनाश और पुनर्जन्म दोनों ले आएगा। राक्षसा स्वर्ग हमेशा राक्षसा के ठिकाने की तलाश में रहता है। खिलाड़ी के चियू माउंटेन मैनर वाला मिशन पूरा करते ही मां थर्सडे नाक लोंगशो की लाश लेकर यहां से भाग जाएगा। बाद में नाक लोंग श्रोंग उसकी कठपुतली बन जाएगा और एक और भी कठिन बॉस में बदल जाएगा। क्वान हुइन निश्चिंत था। अब कहानी का यह हिस्सा खत्म हो चुका है, उसने खुद से फिर कहा, लेकिन यहाँ की कहानी अभी सुलझी नहीं। 2M ने उन्हें बड़े भाई क्वान हुइन कहकर पुकारा। क्वान हुइन ने हाथ जोड़कर कहा, मैनर लॉर्ड को, आखिरकार खून बह ही चुका है, तो फिलहाल शादी की बात टाल देते हैं, क्या कहते हैं? फिदो ने भी जवाब दिया, ठीक है, जब तक यह मामला निपट नहीं जाता आप दोनों हमारी मामूली हवेली में फिलहाल ठहर सकते हैं। टोंग डुंग अचानक बोल उठी, रुकना ठीक है, लेकिन मेरी एक विनती है। उसके चेहरे पर हल्की सी लाज भरी मुस्कान आ गई। टोंग डुंग क्वान हियन की बाहों में झुक गई और बोली, बड़े भाई क्वान हियन कहाँ रह रहे हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। 2M का जबड़ा इस दृश्य पर गिर पड़ा। फिर उसने रूठे अंदाज में कहा, बिल्कुल नहीं। फिदो ने उसे याद दिलाया, 2M बदतमीजी मत करो। इस हालत में फंसे क्वान हुए भी मुश्किल में थे। जैसा कि उम्मीद थी, औरतें सबसे बड़ी झंझट होती हैं। मुझे अपनी पहचान बिल्कुल भी उजागर नहीं होने देनी चाहिए। पैडल ने अचानक कुछ बार खांसा। उन्होंने इस युवा मित्र से पूछा, क्या आप मेरी बेटी को जानते हैं? 2M ने उत्सुकता से कहा, पिता ये हैं। क्वान हुआन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सही है, दरअसल मैं 2M का गुरु हूँ। फिर उसने बताया, मुझे लगता है कि 2M में असाधारण प्रतिभा है और मैं उसे अमरता के मार्ग पर ले जाना चाहता था, इसलिए मैं उसे गुप्त रूप से सिखा रहा था। 2M का चेहरा सूना पड़ गया। हाँ, गुरु क्वान हुइन ने बेपरवाही से दोहराया, हाँ गुरु। 2M घबरा गई। क्या बड़े भाई क्वान हुइन अब मुझे नहीं चाहते? अचानक एक कोमल आवाज गूंजी, ठीक रहो, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। उसने देखा कि क्वान हुइन उसे आंख मार रहे हैं और सोचा, क्या ये बड़े भाई क्वान हुइन की खामोश संवाद तकनीक है? फिर 2M ने सोचा, रुको, मुझे किसी और से शादी नहीं करने देना, मतलब मैं सिर्फ उसी से शादी कर सकती हूँ। वह संदेह में पड़ गई, क्या ये सब बड़े भाई क्वान हुइन की योजना का हिस्सा हो सकता है? 2M फिर फिदाओं की ओर मुड़ी और बोली, पिता हाँ, बड़े भाई क्वान हुइन मेरे गुरु हैं। क्वान हुइन ने राहत की सांस ली। खैर फिलहाल मैंने इन्हें मूर्ख बना दिया है। उसने सोचा, खेल में आने से पहले वॉकथ्रू पूरा करने के लिए मैं हर किरदार के सामने अलग तरह से बर्ताव करता था। अब जब मैं अचानक खेल के भीतर हूं तो मेरा असली पर्सोना है क्या? क्वान हुइन चिंतित हुए। एक बार मेरी गढ़ी हुई छवि ढह गई तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। उसने याद करने की कोशिश की, मैंने कितने किरदारों का वॉकथ्रू पूरा किया है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर क्वान हुइन ने सोचा, छोड़ो, ये रुकने की जगह नहीं है, मुझे पहले निकलना चाहिए। वह अंगड़ाई लेते और गहरी सांस भरते हुए बाहर निकल गया। बाहर की हवा कितनी ताज़ा है। चलते हुए क्वान हुइन ने सोचा, अब मुझे पहले लेवल बढ़ाने का सोचना होगा। बाहर कदम रखते ही तभी एक जोरदार चीख से वह चौंक जाता है। नदी के पूरब में 30 साल एक व्यक्ति आसमान की ओर हाथ उठाकर खुद से ऐलान कर रहा था। नदी के पश्चिम में 30 साल, जिसे मैं लांघूंगा, वह यही आसमान है। यह देखकर क्वान हुइन अवाक रह गए। अरे, जैसा कि उम्मीद थी, इतना बेशर्म गेम कैरेक्टर अनदेखा करने का नाटक करके चला गया।
अचानक क्वान हुई ने झटके से मुड़े। अरे एक मिनट रुकिए, ये आदमी तो। वह दौड़ कर गया और पूछा, क्या तुम वही नकली पुरुष नायक टीट रुई हो? च्यू माउंटेन मैनर की विवाह निरस्ती घटना का मुख्य पात्र, वाटर मून नेस्ट का शिष्य। टीट रुई ने ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्वान हुई ने फिर सोचा, नाक लॉन्ग ट्रॉन्ग मर चुका है, शादी टूट गई है, तो उसे रद्द करने की बात ही नहीं उठती। फिर वह मुड़ा और बोला, कुछ नहीं, परेशानी के लिए माफी, अलविदा। आप काम जारी रखिए। अचानक क्वान हुएन को कुछ सूझा। एक मिनट, ये बंदा काम आ सका है, उसने सोचा। वैसे भी ये कहानी का हीरो है, तो इसका हीरो वाला औरा तो होगा ही, है ना? हिट रुई उलझ गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्वान हुएन ने पूछा, क्या तुम अब भी अपने बचपन के प्यार को याद करते हो? हिट रुई घबरा गया। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? उसे क्या जवाब देना था जब मुझे ही कथानक रिसर्च टोली में घुसना था। क्वान हुईन ने कहा, तुम और ट्रांग वान मी, तुम्हारा बचपन का प्यार, एक दूसरे को चाहते हो। प्यार, और तुम दोनों हमेशा के लिए बने हो। लेकिन वाटर मून नेस्ट वालों ने तुम्हें धमकाकर च्यू माउंटेन मैनर में रिश्ता मांगने भेजा था। क्या मैं सही हूं? टी ट्रुई ने फौरन ही अपना मुंह ढक लिया। तुम चुप रहो, उसने पूछा, आखिर तुम हो कौन? चाहते क्या हो? क्वान हुईन ने बताया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। टी ट्रुई का चेहरा हरा पड़ गया। बचाना? मुझे बचाना? मुझे बचाने वाला कोई नहीं चाहिए, वान हुईने ने चिढ़ाया। तुम्हारा चेहरा ही सब बता रहा है। पीट रुई ने बेरुखी से कहा, मेरे मामले में दखल मत दो, मुझे बस मिशन पूरा करना है, और उन्होंने वादा किया है कि वे वानी और मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। वान हुईने ने समझाने की कोशिश की, क्या तुम सच में उन पर भरोसा करते हो? क्या तुम्हें पता है कि वाटर मून ने तुम्हारी शादी क्यों तय कर रहा है? और तुम्हें पता है, तुम्हारी सगाई के कारण नाक लॉन्ग ट्रोंग मर चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें यूं ही जाने देंगे? तो रुई ने घबराकर पूछा, क्या सीनियर अंकल नैक मर गए? क्वान हुई ने भी बस एक नसीहत देकर वहां से चले गए। हाँ सही, अभी तुम्हें और तुम्हारी वैन में को बचाने वाला सिर्फ मैं हूं। मैं 3 दिन में फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगा, इसे अच्छे से सोच लेना, उसने कहा। मौका सिर्फ एक है, उसे पकड़ पाते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। तो अत्रुई ने क्वान हुइनियन की ओर देखने के लिए सिर घुमाया और पुकारा, सीनियर। लेकिन तब तक उसका साया भी गायब था। क्वान हुइनियन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, एल के किरदारों और कथानक की समझ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। वह पेड़ की एक टहनी पर बैठा तुआ त्रुई को नीचे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। एनपीसीज को बेवकूफ बनाना सच में सही रास्ता है, और यही मेरी सबसे बड़ी खासियत भी है। क्वान हुइने ने सोचा, अगला कदम, मैं मां थर्सडेसी की खबर लेता हूँ। फिर क्वान हुइना फुर्ती से निकल गया। तभी उसने मां थर्सडे को मंत्र जपते देखा। मिल गया, वह नैक लॉन्ग ट्रॉन्ग की लाश संभाल रहा है। ट्रुई ने 2 उंगलियां जोड़कर मंत्र पढ़ा। फायर इनकैंटेशन तकनीक। तुरंत एक ज्वाला भड़क उठी और घास पर पड़ा व्यक्ति जलने लगा। लाश से क्रोध से भरी आत्माएं निकली, जो आग में तड़पती हुई विलाप कर रही थी। उन्होंने अपने मुंह चौड़े खोल दिए, जिनसे डरावने नुकीले दांत नजर आ रहे थे। इसी वक्त तुआ त्रुई के पास से एक हल्की हवा गुजरी और एक नीली तितली उड़ चली। उस तितली ने आध्यात्मिक ऊर्जा की रिबन सी धाराएं फैलाकर उन आत्माओं को कसकर बांध दिया। तुआ त्रुई ने बाहें मोड़ी और नीचे से धूल का घना बादल उठ खड़ा हुआ। वह गुस्से में कोसने लगी, नाक लॉन्ग ट्रॉन्ग वाकई एक बेकार निकला, मरने के बाद भी लोगों को परेशान करना नहीं भूलता। फिर तो ट्रुई ने सोचा, लुआइन, इस बंदे ने मेरी चाल भांप ली, फिर भी उसने मेरी मदद की। हो सकता है वह पवित्र संप्रदाय से हो, लेकिन कोई खबर क्यों नहीं? क्या वह कोई शैडो एजेंट है? अचानक एक हाथ अनायास ही उसके कंधे पर आ गिरा। चुई डर के मारे उछल पड़ी, सिर घुमाया और चीखी। युवा, वह क्वान ह्यूएन थे। वो बोला, मैं शैडो एजेंट नहीं हूं, समझी? तो ट्रुई झटपट पीछे हट गई। आप आखिर है कौन महोदय? उसने सोचा। ट्यू माउंटेन मैनर में पवित्र संप्रदाय के कोई सुदृढ़ीकरण या जासूस नहीं होने चाहिए, है ना? तब क्वान ह्यूएन ने अपना परिचय दिया, मैं पवित्र संप्रदाय का जासूस जरूर हूं, पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया शैडो एजेंट नहीं। मुझे मूल रूप से झानहाई टावर में तैनात किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले अनहोनी हो गई, इसलिए मुझे च्यू माओ मैनर में भेज दिया गया। यह सुनकर तुआ त्रुई डर के मारे चिल्ला उठी, झानहाई टावर? क्या वह दुनिया का नंबर 1 झानहाई टावर है? झानहाई टावर केंद्रीय महाद्वीप के पूर्व में योंगुई सागर में स्थित, यह उथल पुथल भरे, मौन, उदास और भूतों से अटे रक्त सागर की निगरानी करता है, ताकि दानव जाति फिर से आक्रमण न कर सके। झानहाई टावर में अनगिनत भारी भरकम ताकत वाले उस्ताद मौजूद हैं। शांग्यांग में ऐसा कोई नहीं जो इसके बारे में न जानता हो, न कोई जिसने इसका नाम न सुना हो। अदृश्य दाओ, झानहाई टावर के स्वामी, एक भयंकर शख्स, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। तुआ त्रुई ने मन ही मन सोचा, जिसे जोंघाई टावर भेजा गया हो, वह जरूर बहुत शक्तिशाली होगा और भेष बदलने में भी माहिर। फिर वह हकलाते हुए बोली, तो बात यह है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने मजबूत हैं। तुआ त्रुई ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया।
सीनियर, मेरे लिए आपके क्या आदेश है? क्वान हुई ने मुस्कुराए। इतना आसान बेवकूफ बनाना। फिर उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा, मुझे अपने वरिष्ठ से संपर्क कराने में मदद करो, मुझे उनसे काम है। तो एट तुरई घबरा गई। यह थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, सीनियर। असल में मैं भी नहीं जानती कि अपने वरिष्ठ से कैसे संपर्क करूं। अचानक तो एट तुरई को कुछ याद आया। हाँ, सही। फिर उसने बताया कि हाल ही में वरिष्ठ ने कहा था कि वह उस लड़के से मिलना चाहते हैं जिसका उपनाम तो है, और उसे पवित्र संप्रदाय की कलाएं सिखाना चाहते हैं। क्वान हुइन ने जवाब दिया, तो मतलब हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें उसे लाने को न कहें। वह जाने के लिए मुड़ा, पर कहना नहीं भूला, ठीक है, तो मुझे भी साथ ले चलो। और नेक लांचस्ट्रोम, वह दानव संप्रदाय का असली जासूस था। तुम समझ ही गए होगे मेरा क्या मतलब है ना? फिर क्वान हुइन ने आखिर में कहा, मैं चलता हूं, तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। तो तुरुई ने बेख्याली में सिर हिलाकर जवाब दिया। इस समय क्वान हुइन सड़क पर टहल रहा था। वह जीवन की खुशियों से भरे हुए खुशी खुशी सीटी बजा रहा था। क्वान हुइन ने आराम से खींचाव लिया। इतने बेफिक्र इंसान के लिए इन एनपीसीज के बीच रहना वाकई सुरक्षित नहीं है। और उसे ग्लानि हुई। मुझे क्यों लगता है कि ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से मैं लोगों को लगातार चलता ही आ रहा हूं। क्वान हुइन चिंतित होने लगा। पर मुझे अपनी जुबान पर ही भरोसा है। डर है कि बाद में ये साथ न दे। उसने हिसाब लगाया, अगर मैंने 2M नहीं निकाला होता तो मैं इसे अनदेखा कर आज सुबह ही निकल जाता। तब मैं अनुभव गाइड लेकर किसी दूर के शांत संप्रदाय में चला जाता और इतनी साधना करता कि खुद की रक्षा कर सकूं। आखिरकार शान्या में बॉस एनपीसी बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो नौसिखिया गांव छोड़ने के बाद कभी भी अनपेक्षित मौत मर सकता हूं। आत्म सुरक्षा के नजरिए से मुझे तो मुख्य कहानी के खतरों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे की वह तस्वीर याद आती, वह किसी और आदमी का हाथ थामे कह रही है, बड़े भाई क्वान हुइन, मैं इस इंसान से शादी करने वाली हूँ। यह बात क्वान हुइन के नाजुक दिल में चुभ जाती है। उसने दृढ़ होकर कहा, बिल्कुल नहीं। एक किरदार। मैंने तो वॉकथ्रू पूरा किया था जिसमें वह खुशी खुशी किसी और से शादी कर ले। यह बिल्कुल नामुमकिन है। क्वान हुइन ने तुरंत सिस्टम में स्नेह स्तर वाली नोटबुक खोल ली। उसने तय किया, भले ही मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ, वॉकथ्रू तो पूरा करके ही रहूंगा। हर किरदार के लिए बाहरी लोग बस क्वान हुइन को अकेले खड़ा किसी मूर्ख की तरह हंसते हुए ही देखते। रास्ते से गुजरती एक बुजुर्ग औरत ने एक छोटी लड़की को टोका, छोटी धनुष, अगली बार कोई छोटा पागल दिखे तो दूर ही रहना। सुना, लड़की बोली, मुझे पता है दादी। यह देखकर क्वान हुइन चौकन्ना हो गया। हम अगली बार मुझे और सावधान रहना होगा। एनपीसी अब तो मुझे डांटना भी सीख गए हैं। अचानक उसकी नजर कुछ पर पड़ी। क्वान हुइन ने नीचे बसे कस्बे की ओर देखा और चिल्लाया, हम शिचोंग टाउन पहुंच गए। तब तक वह शिचोंग टाउन में उतर चुका था। उसने चारों ओर देखा और कहा, ओह, ग्राफिक्स और गेम असलियत जितने यथार्थ नहीं है। क्वान हुइन उलझ गया। मुझे याद है, रास्ता यहीं से है। फिर वह खोज में तेज कदमों से चल पड़ा। इस छोटी गली से निकलो, फिर पढ़ने के कमरे के पास से बाएं मुड़ो, वही ताकीम का निवास है। तभी एक चाचा दौड़ते हुए आए और क्वान हुइन से बोले, अरे मालिक, कहाँ जा रहे हो? यह मोटा आदमी डिनलुक था, टिचोंग टाउन का एक व्यापारी। उसने ऑफर किया, क्या जानना है? बस बताइए, मैं गारंटी देता हूं, जो पता होगा बता दूंगा, और बताऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा। क्वान हुइन ने उसे पहचान लिया। यह डिनलुक ही है। ज्यादातर नए खिलाड़ियों के क्वेस्ट इसी के जरिए होते हैं। फिर उसने कहा, मुझे रास्ता नहीं चाहिए, पर एक सवाल है। डिनलुक भी बड़े उत्साह से बोला, बेझिझक पूछो। क्वान हुइन ने उसके कान में फुसफुसाया, 20 साल पहले घुटने में जो तीर का घाव हुआ था, वो भरा क्या? डिनलुक ने तुरंत हाथ झटक कर मना किया, अरे नहीं मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, बस मेरे पैर थोड़े छोटे हैं। आप मेरे छोटे पैरों पर हंस तो नहीं रहे, है ना? क्वान हुई ने चलते चलते बोला, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। आहा, तुम जा सकते हो। वह रुका, कुछ याद आया। आहा। क्वान हुई ने डिनलुक को बताया, कुछ दिनों में यहाँ से योद्धाओं का एक दल गुजरेगा। उनके पास शीत ऊर्जा वाला एक जेड होगा जो तुम्हारे घुटने में मदद कर सकता है। वह हाथ हिलाते हुए चल पड़ा और हिदायत दी, मौके को पकड़ना। हाँ। डिनलुक अभी भी स्तब्ध था। 20 साल पहले मैं हवेली से भाग निकला था और बत्तीसमती से आग वाले तीर ने मेरे घुटने को भेद दिया था। तब से घुटना दुखता रहता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अचानक क्वान हुएने को कुछ याद आया। उसने सोचा, कितनी शर्म की बात है, मैं तो साइड क्वेस्ट लेने का आदी हो गया हूँ। अब क्वान हुएने को अपनी बड़ी बड़ी बोलने की आदत के नतीजे समझ में आए। यह अब खेल नहीं रहा। डिनलुक कोई इनाम वास्तव में नहीं देगा। उसकी टांग की चोट के बारे में पूछकर क्या मैंने यूं ही नहीं बता दिया कि मुझे उसके राज पता है? और फौरन पैर संभाल कर भागा। ठीक नहीं, मुझे दौड़ना होगा। इसी वक्त क्वान हुइन सियरा निवास पर पहुंच चुका था। एक शिष्य उसे अंदर ले गया। मान्यवर, इधर पधारिए, मास्टर आगे हैं। क्वान हुइन ने इधर उधर देखा और बोला, वाह, तो यह है अमीरों की दुनिया।
यह बगीचा मुझे पहले याद से भी ज्यादा भव्य लग रहा है। फिर उसने झील के पार बना एक कक्ष देखा। वहीं से एक आवाज आई, लगता है युवा मित्र को मेरा यह बगीचा पसंद आया। क्वान हुई ने चौंक गया, ये मुझे यहां से ही सुन लेता है। कक्ष के अंदर 3 लोग थे। एक सुसंस्कृत विद्वान सा युवक था ताकिन। क्वान हुइन उसके सामने आया और बोला, ताओइस्ट को प्रणाम। उसके पास खड़े शिष्य ने बताया, गुरुजी, ये कहते हैं कि आपका इनसे अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं इन्हें ले आया। ताकिन ने कुची नीचे रख दी। हाँ, हमारा अपॉइंटमेंट था, उन्होंने आदेश दिया। जीवन, तुम जा सकते हो। शिष्य बोला, जी गुरुजी। संग्यू प्रांत के एक बुजुर्ग नगोइन काइताई ने शक से पूछा, ताकीम, ये कौन है? ताकीम ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। क्वान हुइन हंस पड़ा। ताकीम और काइताई दोनों उसे घूरने लगे। वह घबराकर बोला, माफ कीजिए, मुझे बस कुछ मजेदार याद आ गया था। काइताई का मान खो गया और वह भड़क उठा, इतनी गुस्ताखी है, अभी सजा देता हूं। क्वान हुइन का चेहरा पीला पड़ गया। भले हंसना मेरी गलती थी, पर इतनी उत्तेजना की क्या जरूरत? यह तो अपनी हत्या की मंशा भी जता रहा है। वह साफ मुझे मारना चाहता है, सच में डरावना। मगर ताकीम शांत रहे और बोले, हंसना है तो हंसो, पर संयम के साथ। ऐसा करो कि मर्यादा न टूटी। युवा मित्र, तुम सचमुच एक ग्रे स्वभाव के इंसान हो। फिर वह मुड़ा और नगुइन काइताई को डांटा, क्या बूढ़े हो गए हो इसलिए मनमानी करके दूसरों का अनादर करोगे? जूनियर के सामने ऐसा बर्ताव। काइताई बैठ गया और बोला, मैं आज खुद तुमसे मिलने आया, और तुमने अंत में किसी बाहरी को बुला लिया। फिर अनादर कौन कर रहा है? तब शीक्यान ने तर्क दिया, मामला कोई भी हो, प्राथमिकताएं होती हैं। तुम इतनी दूर मुझसे विनती करने आए हो, लेकिन युवा मित्र जुनशियान का पहले से ही मुझसे अपॉइंटमेंट है, उसे प्राथमिकता मिलेगी। जुनशियान ने सोचा, शुक्र है मेरा अभी पुनर्जन्म हुआ है और मैं शेकियान से पहली बार मिल रहा हूं, वरना उसके इतने पक्के झूठ पर यकीन ही कर लेता। बस भी करो भाई। इसी समय झील के बीच बने कमरे में पुसोंग सागर की होंगली बोली। होंगली ने बेखौफ होकर सीनियर शी से पूछा, आपकी साथी दाओइस्ट जुन शियान के साथ कैसी नियुक्ति है? जुन शियान ने सिर खुजलाते हुए अटपटे अंदाज में जवाब दिया, मैं कुछ सुलेख चित्र मांगने आया था। मुझे सीनियर शी की सुलेख चित्र हमेशा से बेहद पसंद है। शिएकियान ने खुशी से कहा, युवा मित्र, तुम्हें भी चित्रकारी भाती है, तो ये सुलेख चित्र मैं तुम्हें दे देता हूँ। उन्होंने उंगलियां झटकते ही प्रकाश की धारियां छोड़ी, जो बरामदे में टंगे चित्रों की ओर उड़ चली। उन प्रकाश धारियों की वजह से चित्र अपने आप कमरे में उड़ाए। कमरे में जुनशियान आश्चर्य से अनायास चिल्ला उठा। हालांकि काइताई अफसोस से चिल्लाया, है तो ये दाव है। चित्र अपने आप मोड़कर शेकियान के हाथों में ढेर हो गए। उन्होंने सबके सब जुनशियान की ओर बढ़ा दिए। युवा मित्र, इन्हें ले लो। जुनशियान की आंखें चमक उठी। इतने सारे, क्या ये सब मेरे लिए हैं? ताईजी गुस्से में दांत पीस रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। फिर वो चिल्लाया, शीकियान, क्या तुम जानबूझकर उस बूढ़े नाडर का ढोंग कर रहे हो? शीकियान हैरान था, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ताईजी ने जुनशियान पर आरोप लगाया, यह छोकरा इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? उसका आपके साथ सुलेख चित्रों के लिए अपॉइंटमेंट था, और वह ठीक उसी समय लेने आ गया जब मैं पहुंचा। इतना कहकर वह जोर से खांसने लगा। आप, खख खख, होंगली ने चिंतित होकर कहा, दादाजी, आप ठीक हैं? वह तुरंत झुककर बोली, सीनियर शीए, कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। इस दुनिया में केवल एक इजी दाव ही उसके क्यूई के सागर के घावों को स्थिर कर सकता है और उसके स्पिरिट पैलेस की मरम्मत कर सकता है। शेकियान ने बस कहा, समय आ गया है। यह किस्मत है, होंगली ने उत्तर दिया, सीनियर शीए जी। वह आंसुओं के कगार पर थी। आहत, अगर आप उसे बचाए बिना मरते हुए देखते रहे, तो मेरे दादाजी निश्चित रूप से मर जाएंगे। होंगली ने चेहरा ढककर सिसकना शुरू कर दिया। हम फुसांग सागर का खजाना, गोल्डन क्रोटूसन, विनिमय के लिए लेकर आए हैं। क्या यह अब भी काफी नहीं है? आप चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हैं? तोलबी सोलबी। यह सुनकर जुनशियान चौंक गया। फुसांग सागर का गोल्डन क्रोटूसन। उसे याद आया कि उसके ट्रांसमिग्रेट होने से पहले फुसांग सागर का नक्शा अभी तक खिलाड़ियों के लिए खुला नहीं था। वह इलाका अब भी अनजाना था। जुनशियान मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस बुक लेने आते आते मेरा पाला इतनी दिलचस्प घटना से पड़ जाएगा। उसने सोचा, इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ दूं? होंगली ने चिंतित होकर पूछा, दादाजी, अब कुछ बेहतर लग रहा है? काईजी ने मेहनत से कहा, बच्ची चलो, भले ही इजी दाव न हो, मैं अभी भी 50 साल और जी सकता हूं। फुसांग पुलिस वजह से बिल्कुल नहीं डरेगा। वह हिचकिचाई, पर होंगली उन्हें सहारा देकर बाहर ले चली। चिंतित थी, लेकिन दादाजी, आपका घाव। काईजी ने बीच में ही टोक दिया, अब और कुछ मत कहो, चलो। तभी जुनशियान बोल पड़ा, सीनियर जरा ठहरिए, ये सुलेख चित्र मैं आपके साथ बांट सकता हूं। होंगली का चेहरा खुशी से चमक उठा, सच में? काईजी ने तुरंत उसे रोकने को हाथ उठा दिया।
वह फिर बोला। उसने गंभीर होकर कहा, बोलो क्या चाहिए बदमाश। जुनशियान ने स्क्रॉल उछालते हुए कहा, असल में यह पेंटिंग तुम्हें देना ठीक ही था, लेकिन सीनियर युआन, अभी अभी आप मामूली सी असहमति पर इस जूनियर पर हमला करने वाले थे। ये जूनियर बहुत डर गया था। संवेदनशील काइजी तुरंत चिल्लाया, क्या तुम चाहते हो कि यह बूढ़ा तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे? जुनशियान ने कहा, उसकी जरूरत नहीं, बस मूल विनिमय ही जारी रखें। अभी गोल्डन क्रो ट्रूसन का जिक्र हुआ था और इस जूनियर को उसमें दिलचस्पी है। उसने पूछा, सीनियर क्या ख्याल है? काइजी ने शांति से कहा, तुम बड़े चालाक हो। ठीक है, बस सुलेख मिल जाए, पेंटिंग का सौदा किससे हो फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने एक सुनहरा गोला निकाला। जुनशियान की आंखें फैल गई। वह सुनहरा गोला धीरे धीरे एक अजीब से जीव में बदल गया। उसे देखकर वह बोल उठा, यह तो। इसी पल शेख यान भी जिज्ञासा से देख रहा था। जुनशियान खुशी से उछल पड़ा। 3 टांगों वाला गोल्डन क्रो। जुनशियान ने शेख यान से पूछा, सीनियर इन्हें कितनी पेंटिंग्स चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, बस एक। जुनशियान ने होंगली की ओर 2 स्क्रॉल उछाल दिए। ठीक है, तुम्हें एक अतिरिक्त भी दे देता हूं। वह चौंक गई। एक अतिरिक्त? काइजी को कहना ही पड़ा, तो फिर गोल्डन क्रो ट्रूसन तुम्हारा हुआ। और बड़बड़ाया, लगता है इस सौदे में तुम ही आगे रहे। होंगली ने सावधानी से दाओ मित्र को समझाया, गोल्डन क्रो ट्रूसन को सेना बेहद मुश्किल है। उम्मीद है तुम्हारा भाग्य साथ दे। अगर तुम न कर पाओ तो इसका ख्याल रखना। जुनशियान बोला, फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। काइजी ने एक स्क्रॉल झपट लिया। वह उसे उत्सुकता से खुलने लगा। जरा यह बूढ़ा देखे कि इसमें कैसी सुलेख है। काइजी के मुंह से हल्की हंसी निकली। वह करते हुए बोला, इस जन्म में चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, यह बूढ़ा फिर कभी यहां कदम नहीं रखेगा। यह सुनकर होंगली हतप्रभ रह गई। वह उनके पीछे पीछे दादाजी कहती हुई चली। तभी शेख यान ने जुनशियान से पूछा, युवा मित्र, क्या तुम मेरी सुलेख के प्रभाव को समझते हो? उसने उत्तर दिया, देह और मन एक हैं, चेतना का समुद्र, शून्य और आध्यात्मिक। शेख यान ने आगे कहा, उस वक्त तुमने मुझ पर जो बड़ा उपकार किया था, मैं आज तक उसे भूलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जुनशियान ने स्क्रॉल के ढेर की ओर इशारा कर पूछा, तो यह सब आपने जानबूझकर किया था? तब शेख यान ने युआन काइजी से अपनी पुरानी दुश्मनी बताई। मैंने भी भूलने की हिम्मत नहीं की है। यह सुनकर वह जिज्ञासु हो गया। कौन सी दुश्मनी? शेख यान ने अचानक विषय बदल दिया। अगर तुम गोल्डन क्रू ट्रूसन को सेना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक बेहद ठंडी जगह ढूंढनी होगी। जुनशियान ने मन ही मन सोचा, अरे अरे अरे, बात बदल रहे हो क्या? मन में सोचा, ये एनपीसी कितना छोटा और बदलाखोर है। इसने जिद में किसी को मरने दिया। शुक्र है इसका फेवर लेवल पहले ही मैक्स कर लिया था। शेख यान बोलता रहा, तुम्हें कुछ सामग्री जुटाकर गोल्डन क्रो ट्रूसन को एक फॉर्मेशन में रखना होगा। उन्होंने कागजों का एक पुलिंदा निकाला। यह लो, तुम्हारे लिए। जुनशियान चौंक गया, यह क्या है? शेख यान ने समझाया, ये सेने की सामग्री है। विधि और स्थान सब यहाँ बड़े ध्यान से दर्ज है, साथ ही वह फॉर्मेशन भी जिसकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। जुनशियान ने उसे खोलकर पढ़ा। शेख यान ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ असाधारण बताया था, ये नहीं कि तुम मेरी वन इजी दाव क्षमता समझते हो। जुनशियान ने सोचा, अगर ये नहीं तो क्या है? शेख यान ने उसे परखा और कहा, तुम्हारी आत्मा को देखकर लगता है युवा मित्र, तुम्हें अपने भीतर क्या खास है इसका एहसास ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था कि सुलेख चित्रों के बारे में तुम्हें युवा मित्र अपनी मर्जी से फैसला करने दो। अगर तुमने स्क्रॉल युआन काइजी को दे दिया होता तो मैं तुम्हें फुसांग सागर की ओर से एक एहसान देता। अगर तुम स्क्रॉल से सौदा करते तो मैं तुम्हें गोल्डन क्रो देता। रूसन, उसने कहा, लेकिन मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम पहले सौदा करोगे और फिर एक तोहफे में दे दोगे। इस तरह सबके दिलों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। सच में एक तीर से 2 निशाने। युनशियान ने सुनहरे गोले को निहारा और कहा, आप मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर सराह रहे हैं सीनियर। वैसे भी ये एक्सपीरियंस स्क्रॉल्स आपके ही हैं, इन्हें दे देने में मुझे कोई घाटा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, फुसांग सागर में इन दोनों की हैसियत जरूर ऊंची है, आगे चलकर ये मेरे बड़े काम आएंगे। उसके दिमाग में ख्याल कौंधा, यह ट्रूसन तो बढ़िया हॉट वाटर बैग बन सकता है। शेख यान ने याद दिलाया, लेकिन अगर तुम युआन काइजी की हरकतों के कारण लालची हो जाते या मन में बैर रखते तो तुम ऐसा फैसला नहीं कर पाते। न लालच न रंज, इसी से साफ है कि तुम्हारा चरित्र सीधा सच्चा है। युवा मित्र, तुम मेरी सोच से बेहतर निकले। जुनशियान का चेहरा उतर गया। वह सोचा, यही तो मैक्स फेवरेबिलिटी का फायदा है। शेख यान ने उसकी तारीफ की, युवा मित्र, तुम काम में सतर्क और बारीकी से काम लेते हो। उन्होंने उत्साह से कहा, युवा मित्र, तुम आरामदेह हो और छोटे मोटे झंझटों में नहीं उलझते। ऊपर ऊपर वह शांत बना रहा, पर भीतर ही भीतर जुनशियान चीख रहा था, मैं तो स्पेशल हूं, एक साथ सतर्क भी और रिलैक्स भी। किसी को जज करने का यह कैसा अजीब तरीका है। फिर उसने बनावटी हंसी हंसी। वो। शेख यान ने तारीफ जारी रखी, युवा मित्र, तुम सच में काबिले तारीफ हो।
जुनशियान झट से उठ खड़ा हुआ और बोला, अभी याद आया, मेरे कपड़े बाहर टंगे हैं और लगता है बारिश होने वाली है। मुझे उन्हें समेटने लौटना होगा। यह विनीत जनब आज्ञा चाहता है। शीकियान को थोड़ा अफसोस हुआ। युवा मित्र, जुनशियान फुर्ती से निकलते हुए बोला, सीनियर मैं चलता हूँ। शीकियान उसे जाता हुआ देखते रहे। फिर उन्होंने कूची उठाई। शेकियान ने कागज पर लिखना शुरू किया। शी यी मिंगी यून यी फेई वू जेन और यितान। किस्मत, बोला, दिलचस्प। इसी समय चियू विला में जुनशियान आराम से दरवाजे से अंदर आया। अनुभव स्क्रॉल ले रहा था और साथ ही एक खजाना भी मिल रहा था। यह वाकई कमाल है। अचानक वह रुक गया। रुको। जुनशियान को से येन और जियांग रोंग याद आए और उसने सोचा, मैं तो उन दोनों को लगभग भूल ही गया था। लिu युआन, अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आभा उभारो। वे पहले भी तुम्हारी शक्ति से एक बार प्रभावित हो चुके हैं। उसने एक और गहरी सांस ली। जुनशियान ने उत्साह से सोचा, उनकी पसंद स्तर तो सबके सब मैक्स हो चुके हैं। करने की क्या बात। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखते ही जियांग रोंग से टकरा गया। उसे देखकर जुनशियान ने सोचा, इनकी तीसरी रैंक वाली सुंदरी से उम्मीद के मुताबिक चियू विला की बातों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। विधर्मी पंथ के गुप्त मिशन को सुलझाने के बाद निंग जियांग रोंग शुए नेस्ट की नेस्ट मास्टर बन जाएगी। जियांग रोंग ने आंसू भरी आंखों से उसे पुकारा, जुनशियान की इन 3 सालों में मैंने क्या क्या झेला है। इन 3 सालों में मेरी साधना नींद स्थापना स्तर तक पहुंच गई है। जो लिu जुनशियान पहले बेफिक्र था, आज इतना बंधा बंधा हो गया है। दुनिया की खूबसूरती का एहसास तुमने ही कराया। बाहर की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत भी तुमने ही दी। मुझे मेरी आज़ादी मिल गई, मगर तुमने अपना अभिमान खो दिया। जुनशियान हिचकिचाया और बोला, रोंग रोंग वो। जियांग रोंग उसके पास दौड़ी और मन ही मन बोली, तो इस बार तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। वो उसके कंधे पर सिर टिकाकर बोली, लिu जुनशियान, मेरे साथ शुए नेस्ट वापस चलो। हम दोनों जोड़ा बन जाएं। मैं तुम्हारी साधना बहाल करने का तरीका ढूंढूंगी। समय से तुम्हारे घाव भर दूंगी। एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी भर नहीं बदलेंगे। जियांग रोंग ने नरमी से कहा, मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा है। यह सुनकर जुनशियान शर्मा गया। वह इशारे में बोली, इस दिल समेत यह शरीर भी। बाहर से वह भावहीन दिखा, मगर अंदर ही अंदर जुनशियान चीख रहा था, है इतनी सी लुभाने पर ही मैं इनकार नहीं कर पा रहा। मैं तो बस 19 साल का जवान लड़का हूं। धत, उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। पर जियांग रोंग ने कसकर गले लगाया, मुझे सब पता है। तुम्हारा बोझ मेरा है। वो फिर बोला, नहीं कर सकता। तभी जुनशियान को शक हुआ, तो तुम्हें क्या पता है। उसने कहा, नहीं, मेरी सुनो। उसी क्षण से येन आ गई और उसे पुकारा, भाई जुनशियान, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। उन्हें करीब से गले लगते देख से येन वही सन रह गई। उसके हाथ से पेस्ट्री वाली थाली गिर पड़ी। जुनशियान घबराकर बोला, अभी जो तुमने देखा वो जियांग रोंग थी। भले ही वे खुद को गुरु शिष्य कहते हों, लेकिन इस लड़की की प्रतिक्रिया गुरु के प्रति शिष्य जैसी नहीं लग रही। वह बहुत घबरा गया। इसकी व्याख्या कैसे करूं। येन की आंखों में आंसू आ गए। वह सिसकने लगी, मैं भाई जुनशियान की सफाई सुनूंगी। मैं सुनूंगी, येन सुबकते हुए बोली। जुनशियान ने उसका चेहरा छुआ और दृढ़ता से कहा, येन, ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए मेरा वादा नहीं बदलेगा। वह भी धीरे से सिर हिलाकर मान गई। भाई जुनशियान मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, येन ने रुट्टे से लहजे में कहा। मैं बस बहुत थोड़ी सी उदास हूं, बस जरा सी। जुनशियान ने बात आगे बढ़ाई, मेरे और रोंगरों के रिश्ते के बारे में तुम शायद मुख्य हॉल से ही जान गई होगी, है ना। येन ने मुंह फुलाकर कहा, पता है। मैं तो बस कुछ स्नैक्स देने आई थी। अचानक जियांग रोंग बीच में बोली, छोटी लड़की, तुम्हें वो पसंद है। येन ने रुकते हुए कहा, मुझे वो पसंद नहीं है। उसने सोचा, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। जियांग रोंग बोली, संयोग देखो, मुझे भी तुम्हारे गुरु पसंद है। येन ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या, मेरा इससे क्या लेना देना। जियांग रोंग ने अकड़कर कहा, अच्छी बच्ची बनो और मुझे मास्टर की पत्नी बुलाओ। मास्टर की पत्नी। येन गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी तो भाई जुनशियान से शादी भी नहीं हुई। मैं तुम्हें मास्टर की पत्नी क्यों कहूं। जियांग रोंग ने गुनगुनाते हुए कहा, बात तो सही है। फिर उसने याद दिलाया, लेकिन तुम्हारा संबोधन गलत है। तब जियांग रोंग ने कहा, अगर वो भी तुम्हारे गुरु हैं तो उन्हें भाई जुनशियान नहीं, गुरु कहो। येन कांप गई और लाचारी से जुनशियान को देखने लगी। फिर मजबूर होकर उसे कहना पड़ा, गुरु। इसके बाद येन अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोती हुई भाग गई। जुनशियान बस वहीं खड़ा रह गया और हताशा में आह भरी। जियांग रोंग ने उसकी पेशानी पर उंगली से टोककर पूछा, पिछले 3 सालों में तुमने कितने रोमानी कर्ज चढ़ा लिए हैं। उसने गिनाना शुरू किया। मैंने सुना है तुम यहाँ आए सिर्फ 1 महीना हुआ है। बदन बुरी तरह जख्मी था, फिर भी तुम्हें एक महिला मेहमान उठा कर लाई। महज 1 महीने में ही दिल किसी और को दे भी बैठे। कमाल हो तुम।
जुनशियान ने झेमते हुए जवाब दिया। उसने मन में सोचा, क्या तुम भी यहाँ 1 महीने से कम नहीं रही? पूरे महीने तुमने मुझसे शर्म और गुस्से से भरे चेहरे के साथ ही बात की है। गुस्से में लाल जियांगरोंग ने जुनशियान की गर्दन पर काटा और चिल्लाई। तमी ने वह चिल्लाया, आ आ आ आ आ आ मैंने अभी शुरुआत ही की है, मैं तुम्हारा काटना कैसे झेलूं? जुनशियान की गर्दन पर गहरा दांत का निशान रह गया। जियांगरोंग ने कहा, अभी अभी मैंने तुम्हें सजा दे दी है। फिर उसने ध्वनि रोधक मंत्र डाला और सीधी बोली, बताओ यू लोंग झोंग का असली मामला क्या है? जुनशियान ने बताया, उस पर एक पवित्र पंथ के निशान है। यह मुझे तभी पता चला जब मैं उससे लड़ रहा था। जियांगरोंग जिज्ञासु हुई, इस तरह के निशान? उसने याद करके बताया, जब उसने मुझ पर हमला किया तो यूलोंग झांग का स्वभाव जरा सा बदल गया था, मगर आम लोग इस बदलाव को पकड़ ही नहीं सकते। यूनशियान ने मन ही मन सोचा, यूलोंग झांग, माफ करना, इसने कहा था कि तुम बस एक फेल्ड एनपीसी हो। वह चौंकर बोली, हालांकि यूलोंग झांग कोई अच्छे इंसान नहीं है, पर उनके पिता डिफेंसिव कॉम्बैट नेस्ट के एक बुजुर्ग हैं। हमारे दो परिवारों के रिश्ते पीढ़ियों से हैं। यकीन नहीं होता कि तुम, लोंग झांग, किसी जादुई पंथ पर निर्भर करोगे। जुनशियान ने कहा, क्योंकि तुम लोंग झांग को अभी ठीक से समझती ही नहीं हो। पिछले कुछ सालों में मैंने जादुई पंथ से जुड़ी बहुत सी जानकारी जुटाई है। यंग रोंग ने फिर पूछा, तो यही वजह थी कि तुम पहले बुरी तरह घायल हुए थे? जुनशियान ने जवाब दिया, हाँ, सही। खुशकिस्मती से कोई मुझे ढूंढ लाया, तभी मेरी जान बची। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और वादा किया, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें फिर चोट नहीं लगने दूंगी। जुनशियान ने गंभीरता से कहा, रोंगरोंग, धन्यवाद, मैं मजबूत बनूंगा, और भी मजबूत। जियांगरोंग फिर चिंतित हुई, लेकिन यूलोंग झांग तो अब मर चुका है, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? उसने खुलासा किया, सिर्फ यूलोंग झांग ही नहीं, माशु का भी उस जादुई पंथ से नाता है, वो अभी अछूता नहीं। जुनशियान ने मन में सोचा, माशु ने अपने ऊपर से शक हटाने के लिए जादुई पंथ से अपनी मिलीभगत के सबूत यूलोंग झांग को थमा दिए। इस तरह शुए नेस्ट जादुई पक्ष के खिलाफ अपनी चौकसी बढ़ा देगा। जियांगरोंग घबराकर बोली, अगर ऐसा है तो मुझे अभी पिता को रिपोर्ट करनी होगी, ताकि वे इस मामले में शामिल लोगों की जांच कर सकें। उसने जल्दी से समझाया, सावधानी से काम करना, मुझे डर है। जादुई पंथ पहले ही शुए नेस्ट में घुस चुका है। वह मुड़ी थी कि रुक गई, फिर जुनशियान की ओर लौटकर उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मेरी परवाह करने के लिए धन्यवाद। जुनशियान अंदर आया और चुपचाप दरवाजे से टिक गया। तब उसका चेहरा लाल हो गया। उसे खुद नहीं पता। उसने तलवार मेज पर रखी और तनाव में अपना चेहरा मेज पर छुपा लिया। अब सोचकर ही लगता है कितना खतरा था। अभी अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ और लड़कियों को मनाना पड़ रहा है। चुपके से घुसा तो पकड़ा भी गया, और दूसरे ही दिन लगभग मारा ही गया। जुनशियान ने सुन्न होकर याद किया, पहले ही दिन मैं अनायास 3-3 नाटक कराया और पागलों सा चक्करदार घूमता रहा। वो उठकर बैठा, चाय डाली और खुद को संभाला। ये तो बस शुरुआत है। मेरे जैसा ट्रांसमाइग्रेटर तो मिशनों में घनचक्कर बना रहता है। यह सिर्फ प्यार में पड़ने और हरम बनाने के बारे में नहीं हो सका। तब जुनशियान उदास हो गया, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ कल्पना कर लेने से ऐसा नहीं होगा। फिर उसने एक ही बार में चाय का प्याला खाली कर दिया। वह फटाफट बिस्तर पर चढ़ गया और बड़बड़ाया, इतना झंझट है, इतना झंझट, मेरी ताकत जल्दी बढ़ाना ही सबसे अच्छा है। जुनशियान ने सिस्टम खोलकर देखा, अभी समय है, पहले अपनी इन्वेंट्री में पड़ी लूट चेक कर लेता हूँ। उसने कहा, 5 बोतल गोलियां हैं, 2 उपचार के लिए, 2 ची पुनर्भरण के लिए, एक लिंकटाई गोली जो नींद स्थापना चरण की दहलीज तोड़ने में मदद करती है, और कुछ बिखरी हुई आत्मिक जड़ी बूटियां जो अन्य सामग्री में गिनी जाती हैं। हम मेरे पास काफी लाल नीली औषधियां हैं, मैं ऑर्डर दे सकता हूं। नीली अंगूठी देखकर जुनशियान खुशी से चिल्लाया, चिंग्यू जेड, यह गोल्डन क्रो को हैच करने वाली पहली 4 सामग्रियों में से एक है। सच्चा सूर्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बिना मेहनत के इतनी आसानी से मिल जाएगा। जुनशियान हैरान था। दुई स्वॉर्ड, एक तलवार कला और साथ ही एक लंबी तलवार, ये सब मिनी बॉस यूलोंग झांग को हराने के इनाम है। नीचे वाले की तुलना में चिंग्यू जेड शायद एक रैंडम ड्रॉप था। वह जोर से हंसा और तलवार पर हाथ फिराया। मेरी किस्मत काफी अच्छी है, रैंडम ड्रॉप रेट कमाल का है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। जुनशियान के हाथ में एक तलवार उभर आई और वह बहुत संतुष्ट हुआ। यादृच्छिक तौर पर बैंगनी ग्रेड की महाकाव्य फ्लाइंग स्टार स्वॉर्ड गिर गई। मैं तो पक्का सम्राट स्तर का हूँ। हाँ हाँ, ऐसे में फिलहाल मुझे हथियार के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नींव स्थापना चरण से लेकर कोर निर्माण चरण तक सिर्फ इस फ्लाइंग स्टार तलवार का इस्तेमाल ही काफी से ज्यादा है। फिर उसने उसे वापस रख दिया और खुद से बोला, शक न उठे इसलिए फिलहाल हमेशा की तरह साधारण तलवार ही इस्तेमाल करूंगा। युनशियान ने निराश होकर सोचा, उफ, मैं तो तलवार का इतना आदी हो गया कि पूरी तरह भूल गया कि मैं एक तीरंदाज हूँ। यह उसका कैरेक्टर कार्ड है। लियू जुनशियान, विशेषता 6 सितारा एनपीसी, रिबफ कॉम्बैट, लीडर बोर्ड पर शीर्ष रैंकिंग, उच्च युद्ध शक्ति से उच्च स्तर के दैत्यों को भी काबू कर सकता है।
तो तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वजह यह है कि मेरे पास महाकाव्य स्तर के हथियारों में से एक है। हाथ से तलवार की लोच परखो। तलवार के शरीर को धनुष की तरह और उसकी तान ध्वनि को तीर की तरह इस्तेमाल करो। लौह रक्त की धुन की आवाज दुश्मन के दोनों कानों को भेदते तेज तीर जैसी लगती है, जो फिर पूरे दिमाग में आर पार हो जाती है। साधारण दुश्मन पहले इससे विचलित होंगे, फिर उनका दिमाग प्रभावित होगा और वे पागलों की तरह एक दूसरे को मारेंगे। आखिर में मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होकर मर जाएंगे। जुनशियान ने अंगूठा दिखाया और आत्मविश्वास से कहा, यह तो धनुष ही है, नो प्रॉब्लम। वह मन ही मन बोला, बस सोचते ही अभी भी बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। वह दिव्य हथियार शायद अब भी तियान बाओ पैविलियन में है। उसे सामान्य तलवार समझकर किसी कोने में छोड़ दिया गया है। फिर जुनशियान ने सोचा, क्योंकि कहानी के उस हिस्से से पहले अभी समय है, मैं ताकत कम से कम कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने पर ही उसे लेने जाऊंगा। उसने सिस्टम पर नजर गड़ाए रखी। देखते हैं और क्या है, जुनशियान खुशी से बोला। 300 स्पिरिट स्टोन। गेम की करेंसी 4 तरह की है, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और स्पिरिट स्टोन। तांबे और चांदी के सिक्के क्वेस्ट से मिलते हैं। सोने के सिक्के असली पैसे देकर मिलते हैं या तांबे चांदी से बदले जा सकते हैं। विनिमय दर 10,000 तांबे इक्वल 100 चांदी इक्वल 1 सोना। सिर्फ यही बात गरीब खिलाड़ियों के लिए उम्मीद जगाने को काफी है। जब तक तरीका मौजूद है, कुछ भी समस्या नहीं। स्पिरिट स्टोन जो हाई एंड करेंसी है, सिर्फ खनिज उत्पादन से ही मिलते हैं। इन्हें दूसरी आम मुद्राओं से बदला नहीं जा सकता। आगे चलकर खिलाड़ियों को स्पिरिट स्टोन पाने के लिए अपना इलाका और अपनी ताकतें विकसित करनी होंगी। जुनशियान ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, 300 स्पिरिट स्टोन लगभग उतने ही हैं जितना कोई सामान्य लेवल एक ताकत एक महीने में पैदा कर सकती है। युलुंग झांग ने शायद अपनी आधी बचत निकाल दी। पता नहीं वह क्या करना चाहता था। उसने हंसी दबाने के लिए मुंह ढक लिया। नतीजा अब मेरे काम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, इतना सुकून है। अब साधना का समय। अब साधना का समय। शी चियान वाला स्क्रॉल तुरंत काम में ले लिया गया। जुनशियान गंभीर चेहरा लिए पालथी मारकर बैठ गया। तो फिर पंचतत्व आत्मा कला की प्रारंभिक साधना से अपना एकांत शुरू करता हूँ। सबसे पहले उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और स्क्रॉल हवा में फड़फड़ाने लगे, जुनशियान से प्रस्फुटित हो रही आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से। अगले दिन जुनशियान से यिंग के साथ था। ची परिशोधन के तीसरे चरण का अभ्यास खत्म करने के बाद उसने पैर फर्श पर टिकाए। जुनशियान ने अंगड़ाई ली और खुद से कहा, पहले मैं एक रात में बस ची को सफलतापूर्वक अवशोषित कर पाता था, अब तो एक ही रात में 2 स्तर तोड़ दिए। डबल एक्सपी कोई समस्या नहीं। अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई, श्री लियू, विला मास्टर आपको सामने के हॉल में बातचीत के लिए बुला रहे हैं। वह जिज्ञासु हो गया, गुफीदाओ, उसे मुझसे क्या काम? नौकरानी के पीछे पीछे चलते हुए जुनशियान ने सोचा, परसों रात तक तो मैं विला में बस एक पालतू सा इंसान था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। आज अचानक किसी को मुझे माननीय अतिथि की तरह सेवा करने भेज दिया गया। टांग्यांग में सच में ताकत का सम्मान होता है। उसने फूवान को देखा और उसे याद आया, जब कोई कथानक न हो, फूवान आंगन में तय जगह पर अपनी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करती और खिलाड़ियों के डेली क्वेस्ट ट्रिगर होने का इंतजार करती। अमर साधना की तुलना में मार्शल आर्ट्स का रास्ता वाकई अपने लिए नाम कमाने में बहुत कठिन है। अमर साधना ज्यादातर योग्यता, अवसर और पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। जुनशियान ने कहा, जहां तक मार्शल आर्ट्स का सवाल है, वह तो धारा के विरुद्ध नाव खेने जैसा अभ्यास है। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे खिसकोगे। सबसे अफसोसनाक बात फूवान के बारे में है। उसे कभी अमर साधना का मौका मिला था, पर किसी के साथ रहने की चाह में उसने उसे छोड़ दिया। उसने खुद से कहा, कू फेदाओ से मिलने के बाद मैं बंदर की शराब खोदने जाऊंगा। बंदर की शराब लेवल 10 का खजाना है। यह शरीर संरचना सुधार सकती है और मेरिडियन खोल सकती है। जब वह फेदाओ के कमरे में पहुंचा तो उसने कहा, श्रीमान जुनशियान, कृपया बैठिए। जुनशियान बैठ गया। फेदाओ ने आदेश दिया, तुम सब जा सकते हो। नौकरानियों ने झुककर कहा, जी। तभी वह सीधे मुद्दे पर आया, मैंने इसे यिंग को बहुत लाड़ प्यार दिया है, जिससे वह कुछ घमंडी हो गई है। आशा है श्रीमान जुनशियान, आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यह सुनकर जुनशियान कुछ निराश हुआ। हाँ, यह वह मैं तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ने के लिए 1 मिलियन दूंगा वाला प्लॉट नहीं है। ये बातें सुनकर लगता है कि वह मंजूर कर रहा है। फिर उसने से यिंग के पक्ष में कहा, वह खुद की सुरक्षा के लिए ही ऐसा व्यवहार करती है। असल में वह चतुर और समझदार लड़की है। फेदाओ ने कहा, भविष्य में चियो विला पर मुसीबत आए तो उम्मीद है श्रीमान जुनशियान मेरी छोटी बेटी को ले जाएंगे। जुनशियान उलझ गया। विला मास्टर गु, आपका मतलब? उसने गंभीरता से पूछा। जुनशियान, आप इस शादी के खिलाफ हैं, है ना? उसने तर्क दिया, शुए का चियो विला पर निशाना इसलिए है क्योंकि वे गु परिवार की रक्तरेखा वापस लेना चाहते हैं। से यिंग के पिता के रूप में मैं उसे खलनायकों से चोट नहीं लगने दूंगा।
मैं इस विवाह का विरोध करता हूँ। फेईदाओ हैरान हुआ, बस इतना ही? जुनशियान बोला, बस। वह घुटनों पर बैठ गिड़गिड़ाया। श्रीमान जुनशियान, क्या आप मुझे नीचा समझते हैं? मुझे अपनी बेटी की मर्जी भी नहीं पता। मैं सच में निकम्मा पिता हूँ। जुनशियान चौंक गया। बिला मास्टर गु। जुनशियान ने फेईदाओ को उठाया और कहा, बिला मास्टर गु, आपको मेरी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेधड़क कहिए। मैं मना नहीं करूंगा। इसकी जरूरत नहीं। उसने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि शु यून संप्रदाय क्या चाहता है। अपनी क्षमता से मैं शु यून से भी मजबूत संप्रदाय से संपर्क कर सकता था, पर हिम्मत नहीं की। पेई ने उसे देखकर कहा, मिस्टर जुनशियान, जानते हैं क्यों? जुनशियान ने अंदाजा लगाया, सीक्रेट कल्ट की वजह से। वो तुरंत चौंक गया। तुम सच में जानते हो? उसने मन में उसे कोसा। गुफेदाओ, तुम तो बड़े ही चालाक लोमड़ी हो। जुनशियान पीठ फेरकर वहां से निकल गया। सच कहूं, मैं यहाँ सिर्फ गुशिंग की मदद करने नहीं आया, बल्कि पवित्र संप्रदाय से निपटने भी आया हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे राक्षसों का नाश और धर्मपद की रक्षा के नाम पर च्यूविला पर हमला क्यों करना चाहते हैं। फिर भी मैं थोड़ा हाथ बंटाने को तैयार हूँ। उसने मन ही मन कहा, बड़ा झंझट है। अगर वो प्यारी सी शिंग न होती तो मैं कब का निकल चुका होता। और हसीन रोंगरों का मुकाबला भी है। गुफेईदाओ ने फिर आ भरी। इस बूढ़े ने सचमुच तुम्हें सही परखा। तुमने निंग शियानरोंग को सगाई टालने तक के लिए मना लिया। शायद यही वजह है। वान हुएने के हिसाब से भी पवित्र संप्रदाय के पंजे जल चंद्रमान के भीतरी घेरे तक पहुंच चुके हैं। मैं केवल आखिरी उपाय अपनाकर पवित्र संप्रदाय के छिपे गुप्तचरों को जड़ से निकाल सकता था, तभी उन्हें सचेत किया जा सकता है। मैं चीयू विला की मदद तो करना चाहता हूँ, पर जल चंद्रमान से सीधे भिड़ना नहीं चाहता। कुफेईदाओ चौंक उठा। क्या यूलोंग झांगी वह छिपा एजेंट है? उसे मजबूरन जवाब देना पड़ा। हाँ। वह हैरान हुआ, मुझे तो लगा था माशू होगा। वान हुएन लगभग निरुत्तर रह गया। यह तुम्हें कैसे पता चला? तब गुफेईदाओ की आंखें खुली। तो यूलोंग झांग पवित्र संप्रदाय का आदमी है। सच है, माशू तो बहुत उभर कर रहता है, आसानी से पकड़ा जाता। और यूलोंग झांग, जो ऊपर से आक्रामक और दिमाग रहित दिखता है, असल में सबसे कम संदिग्ध है, इसलिए आसानी से बेनकाब नहीं होता। वान हुएन मन ही मन लाचार सा सोचता रहा। इस बूढ़े की उड़ती हुई कल्पनाएं वाकई बर्दाश्त से बाहर हैं। मुझे पवित्र संप्रदाय का कुछ न कुछ अंदाजा है, इसलिए मैं मुखबिर को पकड़कर सूचना रिसाव रोकना चाहता हूँ। गुफेईदाओ फिर सतर्क उठा। यह इतना आसान नहीं है। सुना है, पवित्र संप्रदाय इस मिशन के लिए अपने बड़े सदस्यों को भेजेगा। उसने कबूल किया। अगर वाकई वह दिन आया, तो मेरी बस यही गुजारिश है कि गुशिंग को अपने साथ ले जाना। इसे मेरी थोड़ी सी खुदगर्जी समझना। मुझे अपनी बेटी के फैसले पर पूरा भरोसा है। वान हुइन वही शख्स है जिस पर वह अपना पूरा जीवन सौंप सकती है। वान हुइन ने सोचा, देखने से तो गुफेईदाओ किसी बंद गली में फंस चुका है। वह बस चाहता है कि मैं गुशिंग को दूर ले जाऊं। शायद वह गु परिवार की बची खुची रखरेखा और ब्लैक टॉर्टॉइस के गुप्त खजाने का संबंध पूरी तरह तोड़ना चाहता है। वह गुफेईदाओ के अध्ययन कक्ष से बाहर निकला, अब भी गहरी सोच में डूबा। आखिर वह ब्लैक टॉर्टॉइस का छिपा खजाना खोलने के लिए गु परिवार की रखरेखा चाहिए, लेकिन पवित्र संप्रदाय उच्च स्तरीय लोगों को क्यों भेजेगा? ये तो बहुत अचानक है। वान हुइन सन्न रह गया। ये प्लॉट पॉइंट पहले था ही नहीं, और नवसिखिया गांव वाली कहानी से तो बिल्कुल उल्टा है। जब तक कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट न हो। वह तनाव में और परेशान था। धत, पता नहीं इस बार क्या होगा। सारे वेरिएबल्स किसी अनजान जगह में छिपे हैं। मेरे लिए तो ये सुपर पैसिव है। फिर कौन हुइन फिर बैठकर सोचने लगा, जो भी हो, जुआन लॉ की पवित्र कन्या भी आ जाए तो भी मुझे डर नहीं। और फिर शेखी बघारने लगा, मैं एक इज्जतदार गॉड टियर प्लेयर हूँ। पूरे मध्य महाद्वीप की खाक छान चुका हूँ। मुझे इस जगह का अपने घर से भी ज्यादा पता है। मैं तुम लोगों से क्यों डरूं? वान हुइन फौरन निकल पड़ा। उफ, पहले हुआ पर्वत चलते हैं, बंदर की शराब ले आते हैं और देखते हैं कुछ काम का हाथ लगता है या नहीं। वो पेड़ों की चोटियों के ऊपर से फुर होकर बढ़ गया। वान हुइन ने दूर नजरें दौड़ाई। हुआ पर्वत का स्थान याद है, वह शीचांग नगर के पश्चिम में है। चलो वहीं देखते हैं। तभी उसने बंदरों का एक झुंड देखा, फिर घाटियां, फिर पुराना चीड़ का पेड़। अंततः वान हुइन को वह मिल गया जिसकी तलाश थी। यही तो है। उसने देखा, बंदर चीड़ के पेड़ के पास से इतनी तेज फटाफट गुजर रहे थे कि बस चीखते काले साए रह जाते। अचानक एक बंदर क्वान हुइन पर झपटा। उसने तुरंत तलवार खींची और सनवेंटियर ब्लेड चला दिया। तलवार की नोक बंदर से टकराई। क्वान हुइन ने तुरंत पहचान लिया हूं, यह तो आत्मसंवादी बंदर है। उसने देखा, एक बंदर डाल पर बैठा था, उसकी धार पेट में लगी थी। वह गुस्से में गरजा। क्वान हुइन ने जीभ चटकाई। क्या मैं एक बंदर तक नहीं निपटा सकता? उसने तलवार उठाई और कौशल का नाम पुकारा। 10 मील धुंधली लहरें, धूल का गुबार उठा। बंदर घबरा गया। उसने बगल में झांककर कुछ देखा, और तुरंत बंदर की बांह कट गई। वह घबराकर दुम दबाकर भागने लगा। क्वान हुइन ने सोचा, लो फिर भागा। तभी पूरा दल क्वान हुइन की ओर टूट पड़ा। वह सहम गया। ओह तत्!
मैं तो भूल ही गया था कि बंदरों का झुंड पास है। तब तेरी। वान हुई ने एड़ी के बल लगाकर भागा और कोसा, पीछे हटो बदमाशो। बंदर अब भी उछल कूद कर रहे थे। वह हाँफते हुए एक चट्टान पर हाथ टिकाकर बोला, ख्याल है पीछा छूटा। इसी वक्त वह एक बड़ी चट्टान के पीछे दुबका, घबराया सा। कोई चारा नहीं। गेम में मैं हर कदम पर मॉन्स्टर मारता था, एक बार में एक। पर यहां आने के बाद वो नामुमकिन है। क्या मैं अकी से एग्रो खींच सकता हूं? वान हुइन ने चारों तरफ देखा। ये जगह कहाँ है? कहीं मैं खो तो नहीं गया? वह बड़बड़ाते हुए भटकने लगा। अगर मैं यूं पहाड़ों में खोकर मर गया तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। अचानक क्वान हुइन की नजर कुछ पर पड़ी। वो क्या है? उसने झाड़ियों को हटाया तो अक्षरों से खुदा हुआ एक बड़ा पत्थर दिखा, ड्रैगन लॉकिंग लेक। क्वान हुइन पास की छोटी झील की ओर बढ़ा। ड्रैगन लॉकिंग लेक। कहीं ये मोहर के नीचे वाले ठंडे तालाब और ड्रैगन से जुड़ा तो नहीं? वह सोचने लगा, हो सकता है पानी के नीचे कोई दुष्ट शक्ति कैद हो। फिर उसने तय किया, जोखिम उठाए बिना लाभ नहीं। मैं बस नीचे झांककर देख लेता हूं। अभी के लिए बस एक नजर, फिर निकल लूंगा। जल प्रतिरोधक ताबीज के साथ अभी कुछ भी यूं ही छू नहीं सकता। वह खड़े खड़े मंत्र जपने लगा। फिर क्वान हुइन ने चट्टान से छलांग लगाई हुई और जिज्ञासा में गहरे पानी में डुबकी लगा दी। लगता है सच में ड्रैगन लॉक है। लेकिन ये जंजीर आधा मीटर मोटी है। सोचता हूँ ड्रैगन कितना विशाल होगा। क्वान हुइन ने जंजीर पर बने लाल निशानों को परखा। ये ताबीज जैसे पैटर्न जाने पहचाने लगते हैं। कई ताबा की किसी एनालिसिस पोस्ट में तो नहीं देखे थे। हाँ, याद आ गया। वह ताबीजों पर कोई पोस्ट थी जो आगे चलकर कालकोठरी की गाइड बन गई थी। और वही कालकोठरी यही है। क्वान हुइन ने मन में कहा, यह लेवल 20 वाली नवसिखियों की कालकोठरी नहीं, बल्कि लेवल 51 है। देव परिवर्तन के शुरुआती चरण के मध्य स्तर की कालकोठरी। अगर मैंने इसे ढंग से नहीं संभाला तो खुलते ही पूरी तरह मिट जाऊंगा। उसने तुरंत छोड़ देने का सोचा। लगता है अब लौटकर उस बंदर दल से हिसाब बराबर करने का वक्त है। कभी क्वान हुइन ने पास से बहता लाल तरल देखा, आत्मसंवादी बंदर का खून। अचानक वही खून क्वान हुइन को चारों ओर से घेरने लगा। रक्तसार। यह तो कालकोठरी खोलने का पहला घटक है। वह कड़वा हंसा, धत तेरी। क्वान हुइन ने घूंट भरकर खुद को संभाला और धीरे से दूसरी ओर देखा। अचानक एक विराट दैत्य का चेहरा ठीक सामने उभर आया। वह चीखा, यह कब का नाग है? ठंडे तालाब में कैद दानवी जीव। क्वान हुइन ने समझा, यह दानव ड्रैगन प्राचीन काल से यही मोहबंद है। सदियों बाद मोहर ढीली पड़ी और रक्तसार की उत्तेजना से यह फिर नश्वर जगत में झलक दिखाने लगा। ड्रैगन के सामने खड़ा व्यक्ति हिलने की भी जुर्रत नहीं कर पाया। हवा शांत थी, पर तनातनी चरम पर। राक्षसी ड्रैगन बिना पलक झपकाए क्वान हुइन को घूरे जा रहा था। क्वान हुइन को ख्याल आया, क्या इस बॉस को कालकोठरी में घुसने से पहले लोड होना पड़ता है? ए दोस्त, तुम्हारी डिस्क रीड थोड़ी स्लो है। तभी दानव ड्रैगन बोला, मरती, तुम बहुत खास हो। क्वान हुइन ने देखा, जंजीर तो अब भी लगी है। उसने सोचा, हाय, डर ही गया था। इस ड्रैगन के पास शायद पर्याप्त रक्तसार नहीं, पूरी तरह निकल नहीं सकता, इसलिए मुझे उकसाकर खुद को छुड़वाना चाहता है। फिर क्वान हुइन बोला, हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत खास हूँ। आस्कर हैंडसम। शुक्रिया, चलता हूँ। ड्रैगन ने पूछा, तुम दूसरी दुनिया से हो, है ना? उसने कहा, नहीं, मैं तो शानिया का ही हूँ। तुम्हें ताकत चाहिए। क्वान हुइन ने रूखेपन से कहा, बिल्कुल नहीं। तेरी चालें मैं पहले ही भांप चुका हूँ। बीच में पॉपअप डायलॉग दिखाकर फंसाता है। मैंने कन्फर्म दबाया नहीं कि सीधा गेम ओवर। मैं इस झांसे में नहीं आने वाला। क्वान हुइन ने मन ही मन कहा, ये चीज लोगों को फंसाने में उस्ताद है, पर जब तक मैं इसे अनदेखा करूंगा मैं सुरक्षित हूं। तभी ड्रैगन ने उसके मन पर तेज तर्रार सवालों की झड़ी लगा दी। क्या तुमने अपनी इच्छाओं को साफ साफ देखा है? तुम्हें लोगों के दिलों से खेलना अच्छा लगता है। प्यार और नफरत, 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं। तुम उसमें वैसे ही डूबे रहते हो जैसे कोई अंधा रोशनी की तलब करता है, क्योंकि इनके बिना तुम फिर उसी जगह लौट आओगे। ये तुम्हारी किस्मत है। क्वान हुइन किसी तरह किनारे पहुंचा। समुद्र से निकलकर बोला, मुझे तुम्हारी बहन की किस्मत पर यकीन है। गलती से उसका हाथ चट्टान से कट गया। खून टपकने लगा और वह दर्द से चिल्लाया, बहुत दर्द। क्वान हुइन खुद को समझाने लगा, नहीं, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह मेरी समझ पर असर डाल रहा है। वाकई स्तर 50 के बॉस के लायक। क्वान हुइन चल पड़ा। मुझे अभी भी उस बंदरों के दल को ढूंढकर हिसाब बराबर करना चाहिए। बंदरों की शराब आखिर अच्छी चीज ही है। उसके हाथ से जो खून पहले चट्टान पर टपका था, वह बहते बहते गहरे समुद्र में उतर गया। इसी समय ट्यूविला में क्वान हुइन जमीन पर फैला हुआ बड़बड़ा रहा था। वे कमबख्त बंदर संभालना बहुत मुश्किल है। उसने खुद को याद दिलाया। आखिरकार वजह यही है कि मेरा स्तर बहुत कम है। मुझे समय को पकड़कर साधना करनी होगी। अब गहरी रात हो चुकी थी।
क्वान हुई के हाथ जोड़े हुए दिखे। वह बिस्तर पर बैठकर ध्यान में तल्लीन था। अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई, भाई क्वान हुई। क्वान हुई ने चौंका और उधर देखा। से हाथ में केक की प्लेट ले खिड़की पर दिखी और उसे भाई क्वान हुई ने कहकर पुकारा। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। दरअसल वो सीन थी जो खिड़की से झांकते हुए वहीं पर फंस गई थी। सीन डर से कांपते हुए रोकर बोली, सिसक, भाई क्वान हुई, मैं फंस गई हूं। क्वान हुई ने दौड़कर आया। छोटी से तुम मुख्य दरवाजा भी तो इस्तेमाल कर सकती थी, अगर ऐसा करते करते बड़ा हंगामा हो जाता तो, उसने कहा। लेकिन क्या भाई क्वान हुई हमेशा खिड़की से मेरे कमरे में नहीं आते? उसने शर्माते हुए जवाब दिया, वो अलग है। वो जरूरी नहीं है। आधी रात तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेने केक की प्लेट आगे की ओर माना। आज मैं पूरे दिन तुम्हारे लिए यहाँ लाल बीन्स के केक बनाना सीखती रही। क्वान हुईने ने प्यार से कहा। सच में समझ नहीं आता तुमसे क्या करूं। सेने उसे नाश्ता चखने को कहा। क्वान हुईने ने मेज पर केक की प्लेट रखते हुए शर्माकर कहा, ये लाल बीन्स केक है जो मुझे किचन वाली एनी ने सिखाया है। ठंडे होने पर ये उतने अच्छे नहीं लगेंगे। अचानक उसने से का हाथ पकड़ लिया। क्वान हुईने ने अपना माथा उसके माथे से लगाया और धीरे से कहा, जब तक इसे से ने बनाया है, मुझे ये गर्म हो या ठंडा, हर हाल में स्वादिष्ट लगेगा। उसने इसे को गले लगाया और सोचा, क्योंकि मुझे नहीं पता दूसरों के मन में क्या है। मुझे अपनी पूरी जान लगाकर भी बदले में कुछ न मिलने का डर लगता है। इसलिए मैंने रणनीति वाले खेल चुने, जहां मेहनत का नतीजा मिलता है। उसने सिस्टम पैनल देखा जिस पर लिखा था, गुशिंग की पसंद, मृत्यु तक अटल, और सोचा, अब तो पसंद बार पूरा भरकर मेरी आंखों के सामने धूसर चमक बिखेर रहा है। अब मुझे और किस बात का डर? से ने धीरे से पूछा, भाई क्वान हुइन, क्या पिताजी फिर से आपको ढूंढने आए थे? क्वान हुइन ने सोचा, अभी सच्चाई छुपा दूं ताकि उसे चिंता न हो। फिर उसने जवाब दिया, हाँ, वे मुझसे मिले थे। से जिज्ञासु हुई, उन्होंने क्या कहा? उसने बताया, विला मास्टर हमारे बारे में जानते हैं। उन्हें आपत्ति नहीं, बल्कि वो समर्थन करते हैं। वो उसकी बाहों में सिमटकर सिसकी और पूछा, भाई क्वान हुइन, हम शादी कब करेंगे? यह सुनकर क्वान हुइन थोड़ा चौंक गया। फिर वह मुस्कुराया, इस छोटी लड़की की शादी की दीवानगी सच में गहरी है। क्वान हुइन ने से कहा, पहले मुझे वाटर मून लेयर के बदमाशों से निपट लेने दो। ठीक है, उसने कहा, मैं घर पर हूं। मुझे पता है, भाई क्वान हुइन सबसे अच्छे हैं। जिन्हें जम्हाई ली और बोली, पक्का, तुम बहुत जल्द से इसे शादी कर पाओगी। उफ, बहुत नींद आ रही है। फिर वह उसके सीने से लगकर सो गई। क्वान हुइन ने उसे उठाया और सोचा, यह जरूर आधी रात तक जागती रही होगी, कमरे के पहरेदारों से बचकर यहां आने के लिए। फिर वह छतों के ऊपर से तेजी से गुजरा। पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस छोड़ देता हूं। से के कमरे का दरवाजा खोला गया। क्वान हुइन ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। से ने नींद में पुकारा, भाई क्वान हुइन। उसने उसका हाथ छुआ और कहा, सो जाओ, तुम्हारे सो जाने के बाद ही जाऊंगा। ये शर्माते हुए कंबल चेहरे तक खींच लाई और हामी भर दी। क्वान हुइन उसे देख मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, से, क्या तुम साधना करना चाहती हो? वह चौंक गई, क्या? क्वान हुइन बोला, जब मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो वह पूरी तरह मेरी पहचान छुपाने के लिए नहीं था। तुम्हारे अंदर साधना की योग्यता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो और लंबी दूरी तक मेरे साथ चलो। क्वान हुइन ने से का हाथ और मजबूती से थामा। फिर बोला, अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें अग्नि तत्व की साधना विधि सिखाऊंगा, लेकिन सोच समझकर फैसला करना। एक बार इस राह पर कदम रख दिया तो तुम्हें बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और कई पछतावे भी होंगे। इसी समय बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और दृश्य वाटर मून लेयर की ओर कटता है। बारिश की आवाज मंदिर की छत पर पड़ रही थी। मंदिर के भीतर एक लाल बालों वाली लड़की के सामने कोई शख्स घुटनों पर झुका था। यह लड़की हुआन लो का बनाया हुआ नया किरदार है। वह बोली, लो तियांग की पवित्र कुमारी हुआन हियन। उस समय रात काली थी और बस शांत चांदनी ही बरस रही थी। को छोड़कर जमीन पर उतरने के बाद क्वान हुइन को अचानक कुछ आभास हुआ। देखा कि छत पर एक लड़की बैठी है। क्वान हुइन ने उसे पहचान लिया। पू हुआन। पू हुआन पैर लटकाए चांद को निहार रही थी। वह सोचने लगा, इतनी रात को यह अभी तक यहाँ क्यों है? अचानक क्वान हुइन ने कुछ देखा और चौंक गया। सिस्टम पर दिखा, पू हुआन की पसंद, अनंत प्रेम की प्रतिज्ञा। वह उलझ गया। यह पसंद स्तर कब बढ़ गया? तभी फू हुआन ने उसे देख लिया और पुकारा, क्वान हुइन। वह मन ही मन सोचने लगी, यह यहाँ क्यों है? अपनी भंगिमा ठीक न होने का एहसास होने पर पू हुआन ने झेंपकर तुरंत अपने पैर समेट लिए। फिर उसने धीमे से पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? क्वान हुइन हल्का सा हंसा और फिर पल में गायब हो गया। पलक झपकते ही क्वान हुइन पू हुआन के ठीक बगल में आ गया। उसने जवाब दिया, मैं से को सुला रहा था, अभी लौटा हूं। पू हुआन मन ही मन सोच रही थी, मैं तो अभी उससे एक गुरु के नाते पूछने वाली थी कि वह गु परिवार की युवा मालकिन के निजी कक्ष में क्यों गया, और यह तो यूं ही साधारण बात की तरह कह रहा है। अचानक क्वान हुइन ने पूछा, क्या तुम्हें घर की याद आती है? हुआन ने कहा, हाँ आती है। फिर उसने दिल खोलकर कहा,
मुझे सोचते रहना याद आता है, क्या इस साल मेरे गांव की फसल अच्छी रही? क्या मेरे माता पिता ज्यादा काम से बीमार तो नहीं पड़ गए? वे साधारण लोग हैं और उनकी उम्र भी बढ़ रही है। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है। क्वान हुइन ने सोचा, क्यूबेला से मिलने वाली तनख्वाह से उनका गुजारा हो जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों? हुआन ने बताया, वे लेना ही नहीं चाहते। वह आगे बोली, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ और बाहर निकलकर लड़ती हूँ। वे अब मेरे जैसी बेटी को स्वीकार नहीं करते, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। सिर्फ फुआन नाम लेकर। बाद में उनका एक बेटा हुआ। कुछ साल पहले मैं चुपके से वापस गई थी, बिना उन्हें बताए। मैंने अपने छोटे भाई को स्कूल में जी जान से पढ़ते देखा। आगे चलकर वह जरूर परीक्षा पास करके अपना करियर बना लेगा। क्वान हुइन बोला, शायद तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे। हुआन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ, वे मेरे छोटे भाई से बहुत खुश हैं। जब तक वे खुश हैं, मैं भी खुश हूं। फिर उसने क्वान हुइन से पूछा, और तुमने अपनी कहानी कभी बताई ही नहीं। जवाब आया, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। क्वान हुइन ने आधा मजाक आधा गंभीरता से कहा, मैं इतना कमजोर हूं कि एक मुर्गी भी नहीं बांध सकता। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आता। मैंने तो बस उन सबको अपनी बातों में उलझा दिया। मैं जो भी कहता हूँ वे मान लेते हैं। मैं सच में कोई कमाल का नहीं हूँ। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें दोस्त मानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। क्या तुम मेरा यकीन करती हो? ओहुआन ने मुंह फेरकर कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ। तुम जो भी कहो वही सही। क्वान हुइन ने शिखी बघारी, चलो तुम्हें अपने गृहनगर के बारे में बताऊं। वहां सब कुछ गोल गोल है। उसने जारी रखा, सूरज चांद भी और लोग भी, वे सब साधारण लोग हैं। वहां बहुत सी मायने रखने वाली बातें हैं। समय बीत गया और देखते ही देखते उसका दूसरा दिन सुबह हो चुका था। इस समय श्वे भी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक क्वान हुइन उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिससे वह चौंक पड़ा। वरिष्ठ, क्वान हुइन ने तुरंत पूछा, इन 3 दिनों में क्या तुम्हें याद है कि वाटर मून लेयर ने तुम्हें शादी का प्रस्ताव करने पर मजबूर क्यों किया? श्वे ने हिचकते हुए कहा, सच में नहीं पता। क्वान हुइन ने गंभीरता से कहा, यह पवित्र संप्रदाय की वजह से हुआ है, वाटर मून लेयर की नहीं। पवित्र संप्रदाय ने तुम्हें अपना औजार बनाया है, समझे? श्वे घबरा गया। पवित्र संप्रदाय? एक औजार? क्वान हुइन बोला, हाँ, एक इंसानी औजार। तुम जानते हो, वैसा वाला जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। कुछ दिनों में पवित्र संप्रदाय के लोग तुम्हारे पास आएंगे। वे तुम्हें अपने संगठन में शामिल होने के लिए फुसलाएंगे। फिर तुम्हें जो चाहोगे वो सब देंगे। तुम्हें साधना की विधियां सिखाएंगे। उसने कहा, लेकिन जो तुम नहीं जानते वह यह है कि वह साधना विधि असल में एक तरह का मदर सन परजीवी है। क्वान हुइन ने सीधे श्वे की ओर इशारा किया। और तुम सन परजीवी हो, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। उस समय तुम बस उनकी आज्ञा मानोगे। तुम विरोध नहीं कर पाओगे। फिर जब तुम उनके काम के नहीं रहोगे, वे तुम्हें फेंक देंगे। श्वे तुरंत डर गया। फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्वान हुइन ने कहा, शक्ति। तुम्हें शक्ति चाहिए? श्वे ने उलझन में हूं कर दिया। क्वान हुइन ने मन ही मन सोचा, शुरुआती तकनीकों के गुण संतुलित होते हैं और प्रकार भी अलग अलग। बाद में उन्हें मिटा देने के बजाय बेहतर है कि मैं उन्हें किसी और को सिखा दूं, अपने लिए भी कुछ योगदान बन जाए। उसने आगे समझाया, वाटर मून लेयर तुम्हें एक औजार समस्या है, इसलिए सिर्फ बाहरी संप्रदाय की एक बुनियादी तकनीक ही दी है। चाहे तुम और 70 से 80 साल भी अभ्यास करो, कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। क्वान हुइन ने झुककर श्वे के करीब आया। तुम्हारी शारीरिक प्रकृति दुर्लभ जल गुण वाली है, साथ ही परिवर्तित बिजली गुण भी है। क्वान हुइन ने थंडर ग्रास्पिंग आर्ट की पुस्तक निकाली और कहा, पहले यह थंडर ग्रास्पिंग आर्ट मशहूर थंडर ग्रास्पिंग संप्रदाय की गुप्त तकनीक थी। ये तुम्हारी प्रकृति के लिए बेहद उपयुक्त है। इसे साधने से तुम्हें कम मेहनत में बड़ा फायदा मिलेगा। अगर तुम सिर्फ 3 दिनों में कोई उपयुक्त बिजली स्रोत ढूंढ लो, तो तुम आधार निर्माण चरण को पार कर सकते हो। श्वे की आंखें चमक उठी। सच में? सीनियर क्वान हुइन ने किताब उसकी ओर उछाली और समझाया, यह तकनीक बेहद ताकतवर है। इसे सफलतापूर्वक साध लेने के बाद तुम्हारी पूरी नाड़ियों में बिजली होगी और तुम्हारे वार जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हारे अपने शरीर को भी बहुत नुकसान होगा। यह चाल दुश्मन को 1000 का घाव देती है तो तुम्हें 800 का। याद रहे, इसे लापरवाही से इस्तेमाल मत करना। श्वे बोला, धन्यवाद सीनियर, धन्यवाद सीनियर। वह उत्साह से बोला, सीनियर, आपकी इस मेहरबानी का कर्ज यह जूनियर भविष्य में कभी नहीं चुका पाएगा। सफल होने के बाद मैं राक्षसों का संहार करूंगा और धर्म के मार्ग की रक्षा करूंगा। इसी से सीनियर का ऋण चुकाऊंगा। क्वान हुइन ने उसे सावधानी से याद दिलाया, तुम्हारा भाव देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा सबसे जरूरी काम है 99 पर्वत श्रृंखला में जाना और अपनी किस्मत आजमाना। दक्षिण पश्चिम की ओर निकलो। ये 2 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देने वाला मोड़ होंगे। श्वे हिचकिचाया और बोला, पर 99 पर्वत तो खतरों से भरे हैं। क्वान हुइन ने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम आसमान को चुनौती देकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। श्वे धीमे से बोला, आसमान को चुनौती देकर अपनी किस्मत बदलना, अपनी किस्मत बदलना। फिर वह चिल्लाया, समझ गया सीनियर।
फान हुई ने हामी में गुनगुनाया और